हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जुलाई का इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं आज। तो इकोनॉमी को एक बार अच्छे से समझते हैं, उसके सिलेबस को कि इसका सिलेबस क्या है, फिर कुछ पीवाईक्यू, फिर कुछ थीम्स, और फिर उसके बाद में कुछ इंट्रो एंड कंक्लूजन एंड अदर कुछ बचे हुए बोल बच्चन। ये सब कुछ हम करने वाले हैं आज इकोनॉमी के बारे में। वैसे मैंने इकोनॉमी का अब तक कोई वीडियो नहीं बनाया था, पर अभी इकोनॉमी का पहला वीडियो जो लास्ट का हम एक दो मंथ से पढ़ रहे हैं, तब से इकोनॉमी में कोई वीडियो नहीं था। तो बहुत सारे लोग बोल रहा था कि इकोनॉमी का बनाओ, तो फिर मैं ये बनाया। ठीक है, और इकोनॉमी का सबसे पहले हम सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस क्या है इकोनॉमी का। सिलेबस में देखोगे ना तो कुछ मेजर दो पोर्शंस हैं। सबसे पहले एक इकोनॉमी है खुद में, जो मैक्रो इकोनॉमिक को कवर करता है। सेकंड एग्रीकल्चर है। तो दो पोर्शन में इकोनॉमी का सिलेबस डिवाइडेड है। वैसे वो सिलेबस में तो कुछ लाइन ऐसा खींचा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लाइन खींच के रखा है कि ऊपर का है वो इकोनॉमी है और नीचे का है सिलेबस, वो सॉरी एग्रीकल्चर। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर अलग कराऊंगा और इकोनॉमी अलग, क्योंकि इसमें हम इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू देखेंगे तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा, जो अपन के पास है नहीं है। तो वो ध्यान रखना है आपको, पहले इकोनॉमी फिर एग्रीकल्चर, अलग अलग दोनों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं इकोनॉमी का सिलेबस क्या है। इकोनॉमी में ना 5 पॉइंट है मेनली, और उन्हीं के ऊपर पूरा सिलेबस घूमता है। इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसे समझ सकते हो तुम कि इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद में क्या करना है, उसका प्लानिंग करना है। जैसे क्या कहते हैं, नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन होता था। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करना था। फिर डेवलपमेंट करना था, थोड़ा ग्रोथ करना था इंडिया का, और ग्रोथ के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, कैसे इसके चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशन है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजटिंग, इसमें हम लोग देखेंगे कि बजट क्या होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बजटिंग, ठीक है ना, कौन से बजट होते हैं। इफेक्ट ऑफ एलपीजी, अभी 1991 में आ गए हम लोग, एलपीजी का इफेक्ट क्या है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एनर्जी, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रेलवे। और फिर आपका लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मॉडल, पीपीपी, मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। तो ये तीसरा है। तो आप देखोगे क्या इसमें, जैसे मेरे को ना सिलेबस याद करने में बहुत ईजी रहा, मैं तो ऐसे एक मतलब स्टोरी बना के याद कर लिया था कि सबसे पहले इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। अब दिक्कतें क्या थी वो आपको पता है कि अपन के पास कुछ खास था नहीं। तो हर एक चीज़ का कमी था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस गवर्नमेंट चलाने का, जो डेमोक्रेसी के साथ हो, क्योंकि हम लोग कॉलोनाइज थे तो वो सब लोग ब्रिटिश से देखते थे। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ी। फिर हमें मोबिलाइजेशन करना पड़ा कुछ रिसोर्सेज का, मान के चलो कोई रिच लोग हैं उनको थोड़ा टैक्स लिया, और थोड़ा सा गरीब लोग जो पुअर्स हैं उनको थोड़ा सा माल दे दिया। फिर क्या है, डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा ग्रोथ हुई, फिर थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो उसके बाद हमने थोड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ की, लोगों के अकाउंट्स खुलवाए, गरीबों को थोड़ा फायदे दिए, ये सब। फिर गवर्नमेंट का बजट किया कि गवर्नमेंट बजटिंग क्या है। इसमें हमने देखा कि बजट क्या होता है, ओके। और जो बजट है उसको कैसे हम लोग देखते हैं, जो अब फिजिकल पॉलिसी है बजटिंग में, उस पर काफ़ी फोकस दिया हमने। वो सब चीज़ें इसमें देखते हैं हम लोग। फिजिकल पॉलिसी पे से हर साल एक या दो क्वेश्चन निकलता ही निकलता है, एक तो मान के चलोगे। तो ये सब इसमें आएगा। फिर एलपीजी के इफेक्ट, ये 1991 में हुए थे, लेकिन वो अभी कुछ 3-4 साल से कोई क्वेश्चन इधर से निकल नहीं रहा है, वो अब हम देखेंगे अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या चीज़ें हैं इंफ्रा के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, किसी भी मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का ना बैकबोन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये है कि इंफ्रा ही नहीं है आपकी किसी भी कंट्री में, तो फिर वो इकोनॉमी को डेवलप करना काफ़ी टफ हो जाता है। फिर अब ये इंफ्रा के लिए अपन को माल मांगता है, तो माल किधर से लाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पीपीपी मॉडल चाहिए होगा। पीपी मॉडल, वो प्राइवेट और क्या कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब एक तरफ मोदी जी होंगे और दूसरी तरफ अंबानी, इन दोनों का मिला के पीपीपी बनेगा। प्राइवेट अंबानी हो गए और पब्लिक मोदी जी। तो ये अपना इकोनॉमी का सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है और ज़्यादा सिलेबस नहीं है। उसके बाद जो रिमेनिंग एक सेकेंड सेक्शन बनता है, ये है एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस है, लेकिन ये दोनों को मिला के इकोनॉमी का कंप्लीट सिलेबस बनता है। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, प्रोड्यूस, इशू एसोसिएट। अब देखो क्या है, इन्होंने क्या बताया कि वो कितनी जात का क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है ना। कौन सी जात की इरिगेशन है, मतलब सिंचाई कौन सी जात की होती है, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना। और किसी कुएं से, बांध से, कुछ से भी बहुत सारे अलग अलग जात की इरिगेशन है। क्रॉपिंग पैटर्न भी बहुत सारे अलग अलग हैं। फिर वो माल बना तो उसका ट्रांसपोर्ट करना होगा, मार्केट ले जाना होगा, इन सब
चीज़ों में क्या समस्याएं हैं, ठीक है ना, कैसे इनको सॉल्व करेंगे और कैसे ई टेक्नोलॉजी का यूज करके इन सारी समस्याओं को और इजी बनाया जा सकता है फार्मर्स के लिए, बहुत इजी बना सकते हैं। जैसे मान के चलो रोबोट है, ड्रोन है, इन सब का कैसे यूज कर सकते हैं, ड्रोन का यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, उधर क्या कहते हैं जो मेडिसिन डलती हैं उसमें, पेस्टिसाइड्स, उनको कैसे मतलब उधर से छिड़काव किया जा सकता है ड्रोन से। और भी बहुत सारी तरीके हैं जो चीज़ें की जा सकती हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी का मतलब क्या है, डायरेक्ट होंगी, इनडायरेक्ट होंगी, ठीक है ना। अब सब्सिडी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मान के चलिए 1,000 रुपए की आ रही है, ठीक है ना। अब उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, 200 रुपए का सब्सिडी कर देगी, तो फिर अपन लोग को ये 800 रुपए का पड़ेगा। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो आप कि ऐसे कोई भी पैकेट है, मान कोई फर्टिलाइजर्स का पैकेट है, डीएपी है जैसे, ठीक है ना, तो वो 2,000 का आ रहा है सपोज, ठीक है। तो सरकार ने कहा मैं 400 रुपये दे दूंगा और 1,600 बचा वो एक फार्मर भर देगा, तो ये सब्सिडी हो गई, 400 रुपये हो गया, ठीक है। अब तो सब लोग जानते हैं सब्सिडी क्या होती है, अभी जैसे गैस सिलेंडर पे भी मिलती है। तो ये एक होती है डायरेक्ट सब्सिडी, एक होती है इनडायरेक्ट सब्सिडी, मतलब दो जात की सब्सिडी होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। फिर वो नेक्स्ट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है। पीडीएस, ठीक है ना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो मतलब राशन मिलता है अपने यहाँ पे, जो गांव में लोग रहते हैं जिनके पास बीपीएल और एपीएल के कार्ड होते हैं, उन लोगों को राशन मिलता है, देखा होगा आपने, मिनिमम प्राइस पे, मतलब बहुत ही कम। जैसे गेहूं है तो 2 रुपए केजी, चावल हैं तो कुछ ऐसा ही 2 रुपए केजी रहेंगे, कुछ और भी आइटम्स मिलते हैं, तो वो पीडीएस है, ठीक है ना। तो पीडीएस का मालहदर हम पढ़ने वाले हैं। लिमिटेशन, अभी क्या है ना, ये तीन यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब 3 पॉइंट मिल गए हमें, एक सब्सिडी, उनके जात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एमएसपी और पीडीएस। अब ये तीनों में क्या समस्याएं हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, लिमिटेशन क्या है, इशू क्या चल रहे हैं इन सब में, इन सब के बारे में काफ़ी चर्चा करके हमें पढ़ना होता है। और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ का टेक्नोलॉजी मिसिंग है। अभी टेक्नोलॉजी का यूज क्या मतलब, पीडीएस में बांटने के लिए पहले क्या करते थे लोग, ऐसे मन के चलो एक ऐसा रजिस्टर रहता था इनके पास, और यहाँ पे किसी मतलब कोई भी वहाँ पे है जो बेनिफिशियरी है जिसको मिल रहा है माल, वो उसका नाम लिखा रहेगा, इधर उसका अंगूठा लगाना होगा या फिर वो साइन करने होंगे। तो क्या करते थे ये लोग, देते ही नहीं थे किसी को, बेनिफिशियरी को माल मिला ही नहीं, और इधर अंगूठा भी लगा उसका और सिग्नेचर भी है, तो मान के चलो सिग्नेचर खुद ही फर्जी कर लेते थे, अंगूठा भी फर्जी लगवा लेते थे। एक बार आया तो 4-5 बार का लगवा लिए। तो इससे क्या था, बहुत गफला चल रहा था। वो इधर हर एक राशन बेचने वाला घर में फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा था, और फॉर्च्यूनर के बाद फिर वो मजे ले रहा था, प्रधान बन रहा था खुद ही। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए हमने यहाँ पे, हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब मुद्दा ये है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे। फिर हमने क्या किया, आधार कार्ड के थ्रू कर दिया, और फिर वो बायोमेट्रिक लगा के, इधर बायोमेट्रिक लगाओ उसके बाद लेके जाओ, तो फिर उनका धंधा चौपट हो गया। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, वो जो जानवर को पालते हैं, एनिमल्स का मतलब रियरिंग करते हैं, जैसे गाय भैंस है, फिर उनसे दूध निकालते हैं और दूध को सेल करते हैं, दूध सेल नहीं करते तो उनको पाल के फिर बेच देते हैं। जैसे बकरी पालन है, तो जो गॉड का होता है ना बकरी पालन, उसमें क्या है, बकरी को बड़ा करते हैं फिर उसके बाद सेल कर देते हैं। ये सब चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का क्या था, तो ये इसमें पढ़ने वाले। तो 3 पॉइंट हमें मेन मेन मिले थे, सब्सिडी, एमएसपी और पीडीएस, और ये एनिमल रीडिंग भी, क्योंकि इस पर कोई क्वेश्चन निकला नहीं है, एक निकला है शायद, तो कुछ ऐसा खास लगता नहीं मेरे को। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग, जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर, कि जो फूड प्रोसेसिंग है ना, वो क्या है, उससे रिलेटेड कौन सी इंडस्ट्री है और उससे रिलेटेड क्या इशू हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। और लास्ट है लैंड फॉर्म। तो ये है एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस। तो एग्रीकल्चर का सिलेबस एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, कि मेजर कौन सी क्रॉप हैं, कौन सी क्रॉप्स हैं, उन पे ध्यान देंगे हम लोग, और कितने जात की आपकी मोस्टली इरिगेशन है, उनको अच्छे से ध्यान रखना है आपको, और इनमें कैसे एग्रीकल्चर से कोई प्रोड्यूस बना उसको हम लोग बेचेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको इधर पता हो, इधर सब्सिडी, एमएसपी, पीडीएस पता हो, और आपको इधर जो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो पता हो, और लैंड फॉर्म। तो यही 5-6 पॉइंट इधर बनते हैं, और 5-6 पॉइंट से ज़्यादा थोड़ा मान लो उधर बनते हैं। तो यही पूरा सिलेबस है इकोनॉमी का। अभी इकोनॉमी का हम ये वाला कवर करने वाले हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर हम लोग अलग कवर करेंगे। एग्रीकल्चर पूरा सिलेबस ही अलग है, ये मैंने इसलिए अलग कर दिया। वैसे अब जो एक्चुअल सिलेबस है उसमें तो आजू बाजू घुमा घुमा के दिए हुए हैं, तो मैंने इधर सेपरेट कर दिया था जिससे कि हमें इजी हो जाए इसे पढ़ने में। तो देखते हैं इकोनॉमी में क्या है। तो इकोनॉमी हम सिलेबस सीख चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी, उससे इशू, मोबिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब को मिला के, और इंक्लूसिव ग्रोथ को मिला के हर साल 2 क्वेश्चन निकलते हैं। हर साल 2 क्वेश्चन, देखो 25, 25, 30, 25, 15, मतलब हर साल 2 क्वेश्चन निकलते हैं।
इंक्लूसिव ग्रोथ से हर साल एक क्वेश्चन निकलता है अराउंड, एक क्वेश्चन तो इधर से आएगा ही आएगा, चाहे अपन कुछ भी करके रखे। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका इंट्रो और कंक्लूजन अपन को हैंड टू हैंड रखना है। और ये कुछ चीज़ें कि ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, इस पर भी थोड़ा बहुत माल अपने पास होना चाहिए पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है ना, जीडीपी, बजट, फिजिकल पॉलिसी, इधर से देखोगे तो एक आध क्वेश्चन निकल जाता है मोस्टली टाइम पे, लेकिन वो हर साल आपने देखा निकला है, कभी कभी नहीं निकलता, 2022 में नहीं आया था। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत करेंगे हम लोग। तो इंफ्रा में आप जानते हो एनर्जी, पोर्ट, ट्रेड, सॉरी रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, इन सब पे। रेलवे पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इस बार जो आया क्वेश्चन रेलवे पे 2023 में, वो पेपर फर्स्ट में, लेकिन वो हिस्ट्री के हिसाब से आया है कि रेलवे के जो सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने हैं, तो वो हमें अलग हिसाब से लिखना होगा। इधर इंफ्रा से पूछा था 2022 वाले में। तो इधर भी आप देखो इंफ्रा से एक या दो क्वेश्चन निकलते हैं, लास्ट ईयर तो दो आए थे, लेकिन उससे उससे 21 में एक ही क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना है आपको कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन जिन को मैंने येलो कर रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको पहले से कंटेंट रेडी होना चाहिए, और यही वाले सबसे पहले हमें टॉपिक्स रेडी करने चाहिए कभी भी कोई चीज़ पढ़ते वक्त। तो अब ये मतलब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को लेके बैठे रहो, फिर सोना बाबूगिरी में क्या है कि पूरे दिन इकोनॉमी ही चल रहा है, इकोनॉमी ही चल रहा है। थोड़ा सा रोटी पे ध्यान दो, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्ट पे, कि भाई रोटी क्या है इसका। ये देखो ना, पांच छह ही तो टॉपिक हैं जो आ रहे हैं बार बार, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दो, बाकी जो रह गए उनको छोड़ मत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा लेस टाइम दो, कम टाइम दो, तो जिससे क्या है ना, आपका रोटी मेंटेन हो जाएगा और आप अच्छे से मतलब सब चीज़ें कर पाएंगे। यही एक स्मार्ट स्टडी है कि जो जिधर ज़्यादा आ रहा है उसको ज़्यादा भाव देने का है, जो कम आ रहा है उसको कम भाव देने का है, ठीक है ना। अभी सबको वन साइड मतलब अप्रोच से नहीं किया है, अपन किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ऑनलाइन से पढ़ेगा पेज फर्स्ट से लेके पेज लास्ट तक, तो वो कभी होता नहीं है भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। काफ़ी दिनों से मैं भी पढ़ रहा हूँ, 20-25 साल से, पेज फर्स्ट से लेके पेज लास्ट तक तो कभी ख़त्म सही से हुआ ही नहीं है। वो फर्स्ट के 5-7 पेज तो बहुत एनर्जी से पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके बाद बस पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा होता है। तो ये आप समझ गए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। अभी थोड़ा सा इसका मैंने रिसर्च किया, उसको देख लेते हैं। इन अवर माइंड वी हैव क्रिएटेड दिस इमेज GS3 ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। वो अभी देखा होगा ना, GS3 में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं और सबसे टफ पेपर बना हुआ है GS3। देखा होगा 100 भी लाना बहुत मुश्किल है। तो क्यों थोड़ा सा अप्रोच पे ध्यान देते हैं। तो क्या है ना कि हमारे दिमाग में एक चीज चलता रहता है कि GS थर्ड है ना, वही सब कुछ है इकोनॉमी में। सॉरी, GS थर्ड में इकोनॉमी ही सब कुछ है, माफ करिएगा उल्टा बोल दिया था मैंने। तो लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ गलत है। जब हम लोग इसे देखे तो हमारा ये जो था ना भ्रम, वो पूरा टूट गया है। अब ये भ्रम कैसे टूटा देखो, GS3 में मैंने पूरा एनालिसिस किया तो पता चला कि केवल 4 क्वेश्चन निकलते हैं इकोनॉमी से, केवल 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी एग्रीकल्चर में नहीं जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना है, नहीं तो फिर तुम अभी यहाँ पे हु अल्लाह मचा दो कि नहीं अपन का मास्टर बोला था कि 8 निकलते हैं। वो 4 एग्रीकल्चर के अलग निकलते हैं, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का तो प्रेडिक्टेबल पूरा पोर्शन है भाई, उसमें है ही 4 टॉपिक टोटल मिला के, वो तो इजीली 20 पेज के नोट्स में पूरा खत्म कर सकते हो। तो GS3 पूरा इकोनॉमिक्स नहीं है भाई, पहली बात ये आपको बराबर याद रखनी है। केवल कितने 4 क्वेश्चन, अब देखो 4 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। मैंने ये पूरा सिस्टम बना के देखा 22, 21, 20, 19, 18 तक, तो कंसिस्टेंटली 5 साल से 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 2023 में भी 4 ही आए, तो वो मैंने इसमें मेंशन नहीं कर पाया, तो ये पुराना बना हुआ सिस्टम है। तो ये देखोगे आप, ये ही 4 ही क्वेश्चन क्या है ना, हमेशा 4 ही क्वेश्चन मोस्टली टाइम पे इंटरनल सिक्योरिटी से आते हैं। तो 4 ही क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहे हैं, और 4 ही क्वेश्चन आपके ये इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि देखो भाई, इतना इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, 20 पेज में हम लोग मस्त से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 20 से 25 पेज में। अभी इंटरनल सिक्योरिटी हो रही है 4 क्वेश्चन, मतलब बराबर मार्क्स जितने इकोनॉमिक्स में हम लोग 2000 पेज का PDF पढ़ेंगे। तो भाई मेरे को लगता है कि इतना तो वर्थ वैल्यू नहीं है, इसमें केवल हम लोग स्पेसिफिक की पॉइंट्स, जो की वर्ड्स हैं ना, उन पे जाना चाहिए, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, जिन्हें मैंने येलो कर रखा है, जिससे कि हम 100-200 पेज में ही निपटा दें इसको। ओके, तो अभी मैंने 2017 में वो 6 क्वेश्चन आ गए थे तो मैंने मेंशन किया, लेकिन वो अभी एक्सेप्शन था, 2017 का जो पेपर था ना वो थोड़ा अलग आया था। तो आप देखो, इकोनॉमी में भी आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और फिर 11, 12, पेपर नंबर थर्ड होगा ना जो, उसमें GS3 में क्या होगा, 1, 2 और 11, 12, 1, 2 10 नंबर का और 11, 12 15 नंबर का रहेगा। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आपने समझ लिया ना, क्या क्या समझ लिया आपने, पूरा सिलेबस को अच्छे से डिवाइड कर लिया
और सिलेबस का देखा कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इधर ये मार्क्स देख लिए हमने, सब समझ लिया। और हमने ये भी भ्रम तोड़ा कि इकोनॉमी ही पेपर थर्ड नहीं है पूरा, केवल 4 क्वेश्चन निकलते हैं, और 4 तो हमने देखा इसके बराबर इंटरनल सिक्योरिटी से भी निकल रहे हैं, तो कुछ इतना मज़ा नहीं है। मतलब ये है कि रातों की नींदें क्या आपकी इकोनॉमी के लिए नहीं खोनी है। ऐसा नहीं है इकोनॉमी के लिए पागल हो जाओ फिर पूरे दिन बैठ के वीडियो देखो और उसी की किताबें पढ़ने में लग जाओ। ऐसी सोना बाबू गिरी करने में मज़ा तो आपको आएगा कि हाँ भाई बहुत मस्त चीज़ है और एकदम मस्त मौज ले लेते हैं, अब मुनाल सर की वीडियो देखने बैठ जाते हैं। बट भाई वो इतना रोटी अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आने और 4 के लिए हम 500 पेज का पीडीएफ तो नहीं पढ़ने वाले भाई। या तो पढ़ सकते हो तो फिर आप वो सोना बाबू गिरी और देवदास गिरी में चले गए, क्योंकि आप स्मार्ट नहीं रहे। हाँ, स्मार्ट का मतलब देवदास ये है कि देवदास थोड़ा स्मार्ट होता तो फिर वो पारो के चक्कर में अपनी जान नहीं देता दारू पी के, मस्त दूसरे दिन जाके एक नई दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेता। तो स्ट्रेटजी क्या है? तो कंपाइल की फैक्ट एंड डाटा फॉर ईच टॉपिक। अभी वो एक और चीज़ है जो मेरे को बहुत अच्छे से याद आती है, मैंने इधर मेंशन भी की हुई है, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो ये वाली बात जो है ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट्स में चेक किया। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट नंबर्स। इधर ना जितना आप डाटा, फैक्ट, कमिटी, स्कीम ये मेंशन करोगे ना, यू फेच मोमा। क्या है ना, ये ही सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है इकोनॉमी के क्वेश्चंस में। तो भाई ये सब कंपाइल करके रखो। वो तो आप बहुत सारी कोचिंग वाले कंपाइल करके देते हैं, लेकिन जब आप अपना कंपाइलेशन डाटा इन सब का करते हो ना, तो वो रिवाइज होता है बहुत बार, तो वो इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है। समझ गए ना? क्या ना, इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है। यदि आपने खुद का डेटा बनाया हुआ है, अपना पूरा एक डेटा बुक बनाया हुआ है, तो अभी क्या है ना, किसी से आप कॉपी मारते हो ना, तो उसमें क्या है ना, अपन को रटना पड़ता है, क्योंकि हमने वो निकाला नहीं है। तो ये डाटा वेटा क्या है, ये सारा का डाटा डाटा है ना जो, वो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जब विजन का मैगजीन पढ़ते हैं तो उधर मैं बोलता रहता हूँ कि जैसे ये है, ये कहाँ यूज कर सकते हैं, किस टॉपिक पे ये कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वो आप लिखते रहा करो। और मोस्टली टाइम पे मैं एक टेबल बनवा ही रखा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता नहीं है वो जान लें। मैं हमेशा बनवाता हूँ, इधर एक इंट्रो लिख लो, इधर कंक्लूजन लिख लो, ऐसा बना के टेबल, और इधर लिख लो डेटा। ठीक है ना? तो ये जब भी कोई मिलता है तो मैं बताता हूँ ये इंट्रो है, तो आप इसको सिलेबस के हिसाब से डिवाइड कर लो। ठीक है ना? यहाँ सिलेबस लिख लो। तो अब क्या करोगे आप कि सिलेबस में कोई भी टॉपिक आ गया, मान के चलो GS3 है, और उसमें कोई इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ लिखे होगे, कोई डेटा मिल गया उसको यहाँ लिख लो, और नीचे ही आपको पता चल गया यूज कहाँ करोगे, इंक्लूसिव ग्रोथ में यूज कर सकते हो। कुछ इंट्रो मिल गया तो इंट्रो यहाँ लिख लो, कंक्लूजन मिल गया तो यहाँ लिख लो। तो यहाँ पे सामने टॉपिक रहेगा, जो थीम मैंने बताया वो, उनसे रिलेटेड डेटा, इंट्रो और कंक्लूजन। तो क्या है, ये आप 5-6 बार रिवाइज करोगे ना, ऐसे मुश्किल से मेरे पूरे साल में मैंने देखा ऐसा करके तो 25 या 30 पेज बने होंगे। तो इजीली उन्हें मैं 10 बार रिवाइज कर सकता हूँ एक दिन में, यदि मेरे को करने हो तो मैं क्या करूँगा, मंथ के लास्ट में बैठ के 2-3 दिन रिवाइज मार लूंगा, जिससे कि वो मेरे को रिटर्न करता रहे। तो ऐसा टेबल मैंने बनवा दिया है। मैं फर्स्ट मंथ से ही इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, लेकिन अब इसे फिल कैसे करते रहना है, तो वो मैं जब भी बोलूँ कोई डेटा तो उसको लिख लो। अब मेरे ऊपर ही मत डिपेंडेंट रहो, कहीं और भी डेटा मिल जाए तो लिख लो। आप जब कहाँ कहीं PYQ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका मॉडल आंसर्स पढ़ रहे हो, तो उधर कुछ डेटा मिला तो लिख लो। या फिर आप कोई मॉडल आंसर पढ़ रहे हो कोई टेस्ट सीरीज का, उधर कुछ मिला तो उधर से कॉपी मार लो। ठीक है ना? तो ये करते रहो। तो मैंने बोला कि ऑल अबाउट मतलब जो भी है नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन इम्पोर्टेंट नोट्स, इकोनॉमी एट ए फर्स्ट ग्लांस वी फील इंक्लाइन हैवीली टुवर्ड द करंट अफेयर्स। अभी बहुत सारे लोगों को और यूट्यूब पे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी ना करंट अफेयर्स पे पूरा डिपेंड है, फिर वो करंट अफेयर्स की अलग से एक बिन सीरीज का तमाशा चला के 50-60 घंटे का और एक नया, पहले से 2-3 हज़ार का पीडीएफ है, फिर 200-300 का और पीडीएफ देके मतलब 2,500-3,000 की पीडीएफ पढ़वा देते हैं। तो उसमें क्या है ना, उसमें अपन को लगता है कि भाई ये सब करंट अफेयर्स का नहीं है, ये तमाशा बंद करो। कि करंट अफेयर्स में इकोनॉमी में 4 के 4 क्वेश्चन सीए से आएंगे, करंट अफेयर्स से आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये सच्चाई नहीं है भाई। सब कुछ इकोनॉमी में करंट अफेयर से नहीं आता है, उसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चन निकलते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि आप इस तमाशे में फंसे हुए हैं कि ना भाई अपन तो बस करंट अफेयर्स पे डिपेंड रहेगा और उधर से जाके पूरे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, दिन रात शाम सवेरे और सोते वक्त सिर्फ करंट अफेयर्स पूरे दिन ही लेके बैठेगा और इसी की बीपड़ी बजाएगा।
और सारे इकोनॉमी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो भाई ये आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप देवदास देवदास बनने की कोशिश कर रहे हो पढ़ाई में, ठीक है ना, तो आपकी पारो पढ़ाई है जो गलत स्ट्रेटजी में जा रहे हो। तो ठीक है, लव इज गुड थिंग, बट उसको थोड़ा एक लिमिट में रखना चाहिए। तो क्या है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप देखोगे ना, दो क्वेश्चन हमेशा स्टैटिक के भी आते हैं और दो क्वेश्चन आपके करंट से निकल रहे हैं, कभी कभी तीन क्वेश्चन करंट से होंगे, तो एक कम से कम स्टैटिक का होगा ही होगा। मान के चलोगे 25 से 50% आपका करंट आता है, तो 25 से 50% आपका स्टैटिक भी आता है, अभी हम देखेंगे। तो अब ये समरी क्या निकली जो मैंने ये आपको बोल बच्चन बताए, ये सब माल दिखाया और ये समझाया, इसका क्या पर्पज था? इसका फर्स्ट पर्पज था कि वो सोना बाबू जिनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है और वो यूट्यूब पे किसी ने वीडियो में बोला है तो वही सही है। सेकंड पर्पस था कुछ अपने स्मार्ट स्टूडेंट्स जो एक दो हैं, वो लोग समझ जाएं कि हाँ भाई ये चीज़ सही है और ये मैंने इतना एनालिसिस किया हुआ है, इतना सारा मेहनत किया हुआ है तो सही है। और थोड़ा सा जाके अपन खुद देखें, फिर उन्हें समझ में आएगा, उनकी जो एनलाइटनमेंट हो जाए, उनकी आंखें खुल जाएं। आई ओपनर ये सारी चीज़ें थी, तो वो है। और आई ओपनर स्मार्ट स्टडी के लिए है, सोना बाबू को थोड़ा समझ में आए कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, हर जगह घी दूध की नदियाँ नहीं बह रही होती हैं, कुछ चीज़ फ्री में मिल रही होती है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेना चाहिए। तो ये समरी क्या है वो हमने बता दी कि कुछ ऐसे ही 5-6 टॉपिक हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये सब कुछ हैं जो मैंने ऊपर थीम्स दिए थे, वही सब इंपॉर्टेंट थीम्स है और उन पे हमें पहले से माल रेडी रखना चाहिए। माल रेडी के लिए वो मैं टेबल बनवाया हूँ, उससे आप खुद कर सकते हो और नहीं तो फिर आप कहीं से कॉपी मार सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि कॉपी मारे हुए नोट्स ऑर्गेनिक नोट्स नहीं होते हैं, और जब आप धीरे धीरे से कुछ चीज़ें कॉपी करते हो, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ऐड करते हो, तो एक ऑर्गेनिक नोट बनते हैं जो आपके ब्रेन में थोड़ा सा मतलब स्टोर होते हैं और फिर अच्छा सा आपको नॉलेज देते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, तो पहला थीम है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में देखोगे ना, हर साल क्वेश्चन निकलता है, 2022, 20, 19, 17, 16, 14, 13। मेजरली आप देख रहे हो कि एक आध साल कभी छोड़ दिया, नहीं तो आपको पता चल रहा होगा एवरी ईयर वन क्वेश्चन सीधा आता है आईजी से। तो अभी क्या है, इसका इंट्रो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी क्वेश्चन आए, कोई डेटा फैक्ट आपको पता चल गया तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो हमेशा सही रहेगा। चाहे थोड़ा बहुत करंट पेस्ड भी आ जाएगा ना, तब भी इंट्रो आपका चल जाएगा, कंक्लूजन आपका चल जाएगा, कुछ आपके फैक्ट होंगे तो आप यूज कर ही लोगे कहीं ना कहीं करके। क्या होता है मोस्टली टाइम पे ना, हम जब भी मेंस के क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़े बहुत चीज फैक्ट हैं, उन्हीं को घुमा घुमा के हम लोग यूज करते रहते हैं इधर उधर ले जाके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईजी इंक्लूसिव ग्रोथ, इस थीम पे काफ़ी अच्छे से वर्क करो। इसके ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना और समझना। देखो मैंने ये इसीलिए येलो कर रखा है कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या हो रखा है। साइलेंट फीचर्स पूछ रहा है, कभी उसकी प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, कभी म्यूजर्स पूछ रहा है क्या लेना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा येलो कर रखा है। सेकंड है ग्रोथ। ग्रोथ से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड होते हैं। जो मान के चलो अभी हमें कोरोना चल रहा था, तो कोरोना के बाद में अपनी इकोनॉमी का कैसा ग्रोथ हुआ, अभी बहुत सारे जात का ग्रोथ होता है, बी शेप के शेप, ठीक है ना। तो वो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वो बी शेप ग्रोथ ग्रोथ हुआ ना जो, उसका क्या सीन है। तो वो देखो ये बी शेप रिकवरी के बारे में पूछा। तो ग्रोथ से जो मोस्टली क्वेश्चंस निकलते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ठीक है ना, तो ये आप सब कुछ पढ़ सकते हो। फैक्टर अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस, जो हम लोग हैं ना एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस में चले गए, बीच में इंडस्ट्री जो होनी चाहिए थी इंडस्ट्रियल एरा वो नहीं रहा, तो इससे क्या इम्पैक्ट है, क्या फायदे हैं, नुकसान है, वो आपको इधर लिखने थे। थर्ड आपका थीम है जीडीपी। तो जीडीपी से देखोगे तो कुछ खास क्वेश्चन निकले नहीं, दो क्वेश्चन आए 21 में और 20 में। अभी ये 20 के बाद में ना थोड़ा स्टैटिक पे और ज़्यादा ध्यान देने लग गए ये लोग। पहले ना करंट बेस पूछते भी थे, अभी क्या स्टैटिक के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं। ये देखो दोनों क्वेश्चन 20-21 के स्टैटिक बेस्ड हैं। डिफरेंस पूछ रहे हैं कंप्यूटिंग मेथोलॉजी ऑफ इंडिया जीडीपी, ठीक है ना, क्या क्या है वो, उन सब के बारे में पूछे हुए सॉरी। नेक्स्ट थीम है इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो मैं अभी बताया था इन्वेस्टमेंट मॉडल के अलग अलग जात होते हैं, जिनमें एक बहुत फेमस जाति है, वो है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें वो पब्लिक मोदी जी, प्राइवेट अंबानी जी, और इन दोनों का पार्टनरशिप, उससे मिलके कुछ बनेगा। क्योंकि अपन की सरकार के पास में, गवर्नमेंट के पास में इतना माल नहीं होता है कि वो लोग ही अकेले जाके सारा इंफ्रा और सबसे रिलेटेड चीज़ें बना सकें। तो इसके लिए थोड़ा सा प्राइवेट मतलब लोग का भी माल मांगता है, तो जिससे कि कोई चीज़ इजीली बनाई जा सके। ओके।
तो पीवीपी का थोड़ा देखते हैं। देखो हर साल क्वेश्चन इधर से नहीं निकला है, लेकिन अल्टरनेट ईयर पे आप देख सकते हो क्वेश्चन निकला है। 2022 में क्वेश्चन था, लास्ट ईयर मैंने लिखा था ये पीपीपी। 2017 में भी क्वेश्चन था, 2014 में भी क्वेश्चन था, 2013 में भी क्वेश्चन था, 2019 में भी क्वेश्चन था। तो आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, व्हाट इज द प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। अभी मैं रेलवे की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने पहले प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि मैं ये थीम पहले बना रखा था। तो पीवीपी क्या है, इस पे मैंने पूरे से 200-300 वर्ड्स में अच्छे से चीजें की, फिर उसको मुश्किल से 20 या 30 पेज का मार्क निकाल के रखा, जो इंट्रो के लिए मैंने पहले से बना के रखा था। तो इसका मैंने इंट्रो वही लिख दिया जाके, क्योंकि मेरे को सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले से रटा हुआ था, अपने आप बिना सोचे लिख दिया। तब तक मैं सोचा आगे क्या करना है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है वो बताना है आपको, और फिर इसका डेवलपमेंट रेलवे में क्या हो रहा है। देखा था आपने कि रेलवे जो स्टेशन थी ना, वो प्राइवेट कंपनियों को दी गई थी, और वो लोग उसको अच्छे से डेवलप कर रहे थे। इसी के चक्कर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो था करंट बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इसको मैंने रेडी कर रखा था, तो मतलब मेरे को लगता है 50% क्वेश्चन तो पहले ही रेडी था। पीपीपी क्या है, ठीक है ना। अभी इसका जरूरत क्यों है, तो वो हम पहले से पता कर रखे थे कि गवर्नमेंट के पास इतना फंडिंग नहीं है, थोड़ा सा। और मतलब इसमें क्या रहता है, जब प्राइवेट कोई भी कंपनी आती है ना, तो वो थोड़ा सा अच्छे से इंजीनियर्स, अच्छा माइंड लेके आती है। माइंड का मतलब है कि अच्छे उसमें वर्कर्स रहते हैं, ज़्यादा स्किल्ड रहते हैं। अभी गवर्नमेंट वाले में क्या है ना, एक बार पेपर देने के बाद कुछ क्वालिफाई कर लिया उन्होंने, उसके बाद वो काम करना नहीं चाहते, फिर वो बस ऐसे ही आइवरी टाइप चीज चलती रहती है। सॉरी। ये सब पीपीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट था फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में से भी मोस्टली कई सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा था फिजिकल पॉलिसी जो है, तो क्या डिफरेंस है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ध्यान रखना आप, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो जो आरबीआई बनाती है, फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी पे इन्फेसिस देती है, और आरबीआई का पूरा मुद्दा रहता है मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी में जिसमें आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, घटाना, और 26 जात की चीजें। तो इसमें भी हर साल क्वेश्चन निकला है, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 13 में, 13 में, 13 में, 16 में। देखोगे ना हर साल क्वेश्चन आएगा, तो मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अब इसमें किस जात के क्वेश्चन आते हैं, देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट वर्सेज रेवेन्यू बजट, ठीक है ना। तो कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में क्या अंतर है, ये एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है। आपने इसका नोट्स बना के रखा हुआ है, ऐसा मैंने, मेरे को इसलिए अभी तक याद है कि मैंने एक पेज को ऐसे डिवाइड कर रखा था, और यहाँ पे कैपिटल बजटिंग और यहाँ पे रेवेन्यू बजटिंग करके बनाया हुआ था। क्योंकि बजट को डिवाइड करते हैं ना दो पार्ट्स में, तो किस में क्या आता है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे एक टेबल बनाया था, और वही सेम टेबल मैंने प्रोड्यूस एग्जाम में कर दिया। एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी जीएसटी क्या है ना, जीएसटी पे 3 या 4 क्वेश्चन आ रखे हैं अलग अलग जात के। उन चारों क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जीएसटी तो पूरा कवर हो गया। इतना ही इसके डायमेंशंस बन सकते हैं, तो डायमेंशंस भी हमें पता चल जाते हैं पीवाईक्यू से। अभी ये जीएसटी के पीछे क्या मतलब रैशनल्स हैं, क्यों फायदेमंद है ये सब बातें इन्होंने पूछी थी। ये 2020 वाले में, 19 वाले में भी जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है ना। और ये 2019 में एक था, फिर ये 2019 में एक और क्वेश्चन आया था, लेकिन वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर था, उसको मैनेज कैसे करेंगे, वो सब चीजें चल रही थी। अभी एक पहले भी क्वेश्चन पे पूछ चुके हैं, अभी मेरे को हाँ मिल गया 2013 में। ये 2013 में भी जीएसटी पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जबकि ये आया था 2017 में, लेकिन 13 में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है। क्यों? क्योंकि 2011 से ही चर्चा में था। 2011-12 में इसको इंट्रोड्यूस करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई थी उधर, जो अपनी जो सरकार थी यूपीए। तो उसने सोचा कि यार ये करते हैं, तब एनडीए वालों ने थोड़ा इनको मतलब अपोज किया, कहा कि ये अच्छा नहीं है, बहुत घटिया है जीएसटी। तो इनकी सरकार बन गई, तो इन्होंने मस्त इसको बढ़ा दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट है एफडीआई। अभी देखो, एफडीआई और एक होता है एफपीआई, दो कीवर्ड आपने सुने होंगे, एफडीआई वर्सेज एफपीआई। मैं दोनों को एक साथ पढ़ता हूँ, जिससे कि हम इनको डिफरेंशिएट कर सकें, तो सिमिलरिटी जान सकें। तो एफडीआई और एफपीआई। अभी ना जितने भी मेंस में क्वेश्चन आए ना, वो एफडीआई पे ज़्यादा आए, क्योंकि एफडीआई काफ़ी सस्टेनेबल होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और ये ज़्यादा नुकसान नहीं करती इकोनॉमी को। एफपीआई क्या, ये तो शॉर्ट टर्म होती है, तुरंत आता है आदमी, पैसा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तब भी निकल के भाग जाता है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है इकोनॉमी को, क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं प्रोड्यूस करती, ये अनस्टेबल रहती है। आज पैसा डाला और कल पैसा निकाल दिया, तो उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मोस्टली क्वेश्चन मैंने देखे हैं एफडीआई पे आए हुए हैं। डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई, ठीक है ना। फॉरेन जो अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई है ना,
उसको कैसे क्या क्या कर सकते हैं, उस पर 2013 में क्वेश्चन था। फिर 2014 में क्वेश्चन था एफडीआई पे। तो अभी आपको इंट्रोड्यूस पहले ही करके रखना है, आपको माल बना के रखा हो कि एफडीआई क्या है, तो आप सीधे जाओगे और आपको जाते ही बिना सोचे समझे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इन सब में चार के चारों क्वेश्चन में उन्होंने एक ही चीज, एक ही हिसाब से चीजें पूछी हुई हैं, तो ये आप रेडी करके रखो। तो एफपीआई पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि उधर क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, एफटीआई पे क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ो, जबकि ये दोनों मान के चलो बहनें जैसी हैं, एफपीआई और एफडीआई, तो फिर इस वाली बहन पे ज्यादा फोर्स करना है और इस पे कम करना है, क्योंकि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है हमारे एग्जाम में ज़्यादा। अब ये दोनों को पढ़ने बैठ जाओगे आप एक जैसा ही, तो क्या है ना, आप इसको भी उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि दोनों को तुमने बराबर टाइम दिया है। तो थोड़ा सा टाइम को देखो, मैनेज करना सीखो। अभी वो एलपीजी रिफॉर्म, तो उधर से अब क्वेश्चन कोई निकलता नहीं है, 2016 में निकला था एक, 2013 में, तो इसको थोड़ा बाद में पढ़ना कि क्या रिफॉर्म थे। वैसे तो सब लोग अब तक सीख ही चुके होते हैं रिफॉर्म क्या थे। हंगर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन पे भी क्वेश्चन निकलते हैं कभी कभी, तो 2013 में दो क्वेश्चन आए थे। वैसे ये सब सिलेबस में कहाँ है, जीएस 2 में है, जो हम लोग पढ़ते हैं सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में ये है, लेकिन 2000 सॉरी जीएस 1 में भी हम इसे कहीं सोसाइटी में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उधर क्वेश्चन निकलते हैं। लेकिन ये कभी कभी जीएस 3 में भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 2013 के बाद इन्होंने नहीं पूछा है फिलहाल। लेकिन फिर भी मैंने सिलेबस के हिसाब से आपको बता दिया, जीएस 1 में सोसाइटी में, जीएस 3 में, सॉरी जीएस 2 में सोशल जस्टिस, और जीएस 3 में भी कभी कभी इन्होंने पूछ लिया इकोनॉमी को लेके, क्योंकि इकोनॉमी में पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे बातचीत की गई है, हंगर पे, माल न्यूट्रिशन पे, तो इधर भी क्वेश्चन निकल सकता है। तो ये तीनों में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें भी क्वेश्चन निकले हैं, 2014 में निकला है, 2013 में निकला है। मोस्टली आईपीआर को ना हम लोग साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं। तो अभी क्या है ना, कभी कभी ऐसे है इकोनॉमी में भी, इकोनॉमी से रिलेटेड एकदम इकोनॉमी की बातें पूछते हुए वो आईपीआर को पूछा है, तो मैंने यहाँ इकोनॉमी में इसे रखा हुआ है। कभी ट्रेड की बात कर रहा है या फिर कुछ और चीज। पॉपुलेशन, वैसे पॉपुलेशन को आप जीएस 1 में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जीएस 1 में हमारे पास इकोनॉमी है, सॉरी जीएस 1 में हमारे पास ज्योग्राफी है, माफ करिएगा मैं गलत बोल दिया। और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, और उधर ये सब पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन फिर वो जीएस 3 में भी आप देखोगे इकोनॉमी, तो उसमें भी पॉपुलेशन है, तो पूछा हुआ है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये मैं बार बार आपको पेपर्स के हिसाब से क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 ये सब इंटरकनेक्टेड है। अभी एक चीज पढ़ी हुई है तुमने, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको केवल और केवल उधर ही यूज करके रखोगे एकदम सेपरेट, नहीं ये वाला खाना सिर्फ इसके लिए ही है और ये वाला खाना सिर्फ इसके लिए नहीं भाई। हमारे पास एक ही हर्ट है, हम सबको देंगे जहां जहां हमें हम दे सकते हैं। तो हम जीएस 1 को भी देंगे, जीएस 2 को भी देंगे, जीएस 3 को भी, मतलब एक डेटा को हम कहीं भी यूज करेंगे जिधर हमें सिलेबस मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। इंफ्रा, अभी ये इंफ्रारेड सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने देखा था कि एक नेशनल अर्बन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन वो किसी और अलग अलग मतलब थीम्स के साथ में वो ऐड कर देते हैं। जैसे हमने रेलवे वाला देखा भी, तो वो उन्होंने उधर ऐड कर दिया था पीपीपी के साथ में। तो क्या है ना, एकदम सोलली, मतलब सोलली का मतलब एकदम अकेले में इंफ्रा पे क्वेश्चन नहीं सीधा आया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्कीम के साथ ऐड करके, किसी क्या कहते हैं दूसरे थीम्स के साथ ऐड करके इन्होंने पूछा हुआ है। एग्जाम्पल मैंने दिया ना थीम का, वो पीपीपी का कैसे रिक्वायरमेंट है, इम्पैक्ट है रेलवे पे, ठीक है, तो रेलवे तो इंफ्रा में आएगा ना, लेकिन पीपीपी के साथ क्वेश्चन रखा गया है। तो इंफ्रा के क्वेश्चन निकलते हैं हर साल, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉइंट देखे। अभी वो एनर्जी, तो एनर्जी में आप देखोगे उधर सिलेबस में था कि सोलर एनर्जी क्या है, उसकी क्या समस्या है, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी को कैसे क्या करना है, उन सब पे ये बातें की गई हैं। अभी कुछ मिसलेनियस हैं जिसमें मतलब कहीं थीम में सेट नहीं हो रहे हैं, इनका अलग ही चल रहा है कुछ तो ये अपन किधर सेट करें, तो किधर भी सेट नहीं होता, वो इधर अपन मिसलेनियस में डाल देता है। अभी क्या इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बातचीत की है, ठीक है ना, ये न्यूज में था तो हमें पढ़ना चाहिए था। भी एक क्रेज ऑफ गोल्ड इन इंडियंस, आपने देखा होगा कि वो हर टुच्चा और बड़े महान रैपर्स हैं, एमसी स्टैन, फिर वो 1 करोड़ का में भी इधर वो गोल्ड का और क्या कहते हैं उसका डाल के घूम रहे हैं। तो एकदम अभी देखा होगा कि इंडियंस जो लोग रहते हैं उनको गोल्ड का क्रेज रहता है, फिर वो लोग अपने गले में एक मोटा चैन, रैपर्स को देख के 1-2 किलो का, और फिर अलग जात के कुछ वुमेन्स हैं उनको तो, अभी वुमेन्स को तो बहुत ट्रेडिशनली गोल्ड का शौक है, लेकिन अभी कुछ मेंस हैं जो रैपर्स को देख के मोटी मोटी चेनें डाल रहे हैं।
तो वो अभी जो गोल्ड का क्रेज बढ़ रहा है उसके लिए क्या है, अपन के पास तो गोल्ड है नहीं क्योंकि माइंस नहीं है। अभी एक माइंस थी वो भी कुछ गोल्ड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो अपन को मोस्टली टाइम पे इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड से। तो ये इम्पोर्ट करने में अभी क्या समस्याएं हैं, कैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, अपनी रुपए की वैल्यू को, जो अपने रुपए की इंटरेस्टिक वैल्यू है उस पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये सब बातें इसमें लिखनी थी। तो ये भी मिसलेनियस में आगे कहीं सेट नहीं हो रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कहीं सेट नहीं हो रहे थे। स्मार्ट सिटी क्या है, वो वैसे स्मार्ट सिटी को हम इंफ्रा में डाल सकते थे, लेकिन उसमें आगे कुछ और पूछ रहा था तो फिर कहीं सेट नहीं होगा, तो मैंने इधर डाल दिया। अभी ये सब हमने जो करंट जो अपने क्या कहते हैं थीम्स देखे, एक से लेके लास्ट तक, तो अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं। अब तक हमने सिलेबस देखा पूरा, हमने सिलेबस के साथ हमने पीवाईक्यू देखे, ठीक है ना, पीवाईक्यू देखे, पीवाईक्यू के साथ हमने थीम्स देखे, हमने देखा कौन सा थीम इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। तो कम इम्पोर्टेंट को पहले पढ़ना है, सॉरी बाद में पढ़ना है, माफ़ करिए उल्टा बोल दिया, और इम्पोर्टेंट को पहले पढ़ना है। यदि आप इन दोनों को बराबर दर्जा दे रहे हो तो आप फिर सच्चे देवदास नहीं हो। आपको किसको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देना है, जो ज़्यादा काम का है पारों को, तो आप सच्चे देवदास हो। तो देवदास को भी कभी कभी अच्छे मतलब एग्जाम्पल के साथ यूज कर सकते हो। दोनों को बराबर दर्जा नहीं देना है, फिर ऐसा नहीं है कि दोनों ही बराबर दे के आप आजकल के सोना बाबू बन रहे हो, वो दैट इज नॉट गुड थिंग। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। अभी ये हम सब बोल बच्चन किए हैं इधर, ये सब माल पढ़ के, तो उससे हमें क्या बेसिकली पता चला, हमें पता चला इंक्लूसिव ग्रोथ बजट, ठीक है ना, जीएसटी पीपी मॉडल, इनका अपन के पास पहले से, मैंने बोला ना पहले, ये इंट्रो, कंक्लूजन, डेटा, कोई और फैक्ट, ये माल रहना चाहिए, जिससे कि हम तुरंत के तुरंत सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकें। और ये करंट अफेयर्स से यदि वो लिंक भी कर देंगे तो अपन के पास माल काम में आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो तुम्हारे काम नहीं आए, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन हमेशा लिखोगे। कोई कीवर्ड भी कहीं उसने दे दिया इंक्लूसिव ग्रोथ का आईजी बना के, तो आप आईजी का क्या करोगे, कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हो। ओके, यू कैन वो डाटा वाटा आप रख सकते हो, वही मैंने बताया इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिया है कि मान के चलो कैसे इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो इन इकोनॉमी ट्राई टू ब्रेक व्हाट इज आस्क इन क्वेश्चन। अभी जो भी पूछा गया है ना एक क्वेश्चन में, उसको ब्रेक कर लो अलग अलग पीसेस में, मतलब दो या तीन। जैसे मोस्टली ब्रेक कैसे करते हैं, जो 10 नंबर का होता है ना उसको 2 डायमेंशंस में ब्रेक करते हैं, और जो 15 नंबर का होता है उसको 3 डायमेंशंस में ब्रेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये 15 नंबर के लिए, ठीक है ना, और ये फर्स्ट और सेकंड ये आपके 10 नंबर के लिए, 10 नंबर वाले में 2 डायमेंशंस और 15 नंबर वाले में 3 डायमेंशंस, ऐसे ब्रेक करके रखो। अभी ब्रेक करके ना उन डायमेंशंस को भी सब हेडिंग्स में, वो हेडिंग हो गई ना, उनको सब हेडिंग में डिवाइड करो, ऐसी 2 3 4 हेडिंग लिखो, 4 4। जैसे 8 से 10 पॉइंट तो आपके 10 मार्कर्स में होने चाहिए, और 12 से 15 पॉइंट 15 मार्कर्स में होने चाहिए। तो जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड कोई मतलब पूछा है, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन है इनइक्वलिटी वे बेस्ड, तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि सोशल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा माल लिख सकते हो, कुछ भी जो भी उधर कोई डेटा है तुम्हारे पास या कोई कही हुई अच्छी बात है। माइंड में हमेशा ना जब ऐसे कोई भी सब हेडिंग्स हमारे माइंड में होते हैं ना, तो उन पे सामने माल लिखना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे नोट्स जो होते हैं ना वो कीवर्ड के रूप में ही होते हैं, कीवर्ड्स में ही बने होते हैं। मान के चलो कोई भी है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, तो कोई हमने ऐसा कीवर्ड याद कर रखा होगा, उसी को मेंशन करना। और वैसे भी हमारे पास वक्त नहीं होता है, कीवर्ड ही लिखने होते हैं जीएस के सारे पेपर्स में। किसी चीज की इम्प्लीकेशन पूछ रहा है कि बताओ इसका इम्प्लीकेशन क्या है, जीएसटी का इम्प्लीकेशन क्या है, ऐसे पूछ लिया तो इसे ब्रेक करो। पॉजिटिव इम्प्लीकेशन और नेगेटिव इम्प्लीकेशन, हमेशा देखो कहीं भी चैलेंजेस पूछे हों, कहीं भी चैलेंजेस पूछता है पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं पे भी इम्प्लीकेशन पूछता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हमेशा जब भी कुछ ऐसा लिखे चैलेंजेस हो, इम्प्लीकेशन हो, तो हमेशा इन पे क्या करो, पॉजिटिव में ब्रेक करो और नेगेटिव में, फिर उन्हें अलग अलग करके लिखो। एग्जामिनर को मजा आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अभी उसी में घुसलम घुसलम कर दोगे तो कभी पॉजिटिव पढ़ा नेगेटिव पढ़ा तो वो कनेक्ट नहीं कर पाता कि क्या चीज़ें रही हैं। तो चैलेंजेस हो या मतलब जो भी किसी प्रकार के इम्प्लीकेशन हो, तो उनको क्या करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसी एप्लीकेशन हो किसी चीज़ के तो पॉजिटिव एप्लीकेशन होते हैं और नेगेटिव एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है ना। अभी जो भी चीज़ें हैं इन तीनों से, तो उन्हें ऐसे करके ब्रेक करके लिखना होता है। तो अभी आप जीडीपी का इधर मैंने दिया हुआ है इंट्रो, आप लिख लो। बजट का भी दे रखा है, इंफ्रा से रिलेटेड भी दे रखा है कुछ डेटा और कुछ इंट्रो, आईजी का दे रखा है, और ये याद रखो बहुत अच्छे से,
क्योंकि ये तो आपको पूछना ही पूछना है। मैंने आईजी का कंक्लूजन भी लिखा हुआ है जो मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया था। जीएसटी हम जानते ही हैं, आज भी सीख लेंगे। पीवीपी का पूरा मैंने ये इंट्रो लिखा हुआ है। तो आप ये क्या कर सकते हो, इस सारे माल को ना अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और जाके टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लिया करो, जिससे कि मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ चीज़ें चल क्या रही हैं। ओके, तो अब हम लोग सीधा आते हैं अब कि इकोनॉमी में क्या क्या है। इकोनॉमी में ना बहुत बहुत ज़्यादा ही एडिटोरियल आते हैं। ऐसा मान के चलोगे ना, 8 से 10 तो मिनिमम आते हैं, कभी कभी 15-20 आते हैं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ज़्यादा टाइम खींच जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या, ये इसे डिवाइड करके रखा है कि कौन सा पीटी के हिसाब से हमें पढ़ना है, कौन सा मेंस के हिसाब से पढ़ना है, कौन सा पीटी प्लस मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ना है। ये मोस्टली मैं हर एक में ही डिवाइड कर देता हूँ, तो आपका ना पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है कि अच्छा पीटी के लिए पढ़ना है तो इसमें क्या है, हमें कीवर्ड्स देखने हैं, पीटी के लिए पढ़ना है कोई भी, या कोई कॉन्सेप्ट है उसको समझना है कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई फैक्ट है तो वो हमें मेंस के लिए अपना फर्दर पॉइंट बना लेना है। ऐसे पीटी के मतलब अलग ही तरीके से हमें पढ़ना होता है। मेंस के लिए है तो मेंस के लिए हमें अलग सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये इंट्रो, इसके ये कॉजेस हैं, ये इम्प्लीकेशन है, ये इसके मीजर्स हैं या सॉल्यूशन है, या फिर ये वे फॉरवर्ड है, उसको इस सिस्टम में, रिदम में, स्ट्रक्चर जो रहता है क्वेश्चन का उसके हिसाब से पढ़ना है हमें। तो ध्यान रखना है, मेंस को अलग से, मेंस के लिए एडिटोरियल अलग से पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, दूसरा तरीका है, और पीटी का पढ़ने का दूसरा तरीका है। तो अभी क्या सीखे हम ये सीखे कि हमेशा पीटी की जो स्टडी है उसका अलग भी होता है और मेंस की स्टडी का अलग भी होता है। दोनों को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, ये बात समझ के रखना। ओके, तो इन्होंने पहला दिया हुआ एडिटोरियल कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अभी एमपीआई आया है, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी ये मल्टी डायमेंशनल क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डायमेंशंस ज़्यादा होंगी। सिंपल सी बात है, पहले जो डायमेंशंस थी ना वो एक या दो कवर करता होगा, अभी इसमें हर एक डायमेंशंस को कवर कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशंस। अभी क्या है ना, पहले केवल और केवल दो ही प्रकार की डायमेंशंस कवर होती थी, एक इनकम रिलेटेड और एक कंजम्पशन। मतलब कोई आदमी 200 रुपये पर डे कमा रहा है और कितनी कैलोरी खा रहा है, 920 कैलोरी, 2300 कैलोरी, इस हिसाब से ही अब तक की सारी जितनी भी है ना वो इस हिसाब से ही बनी हुई हैं कि जो भी है पॉवर्टी को ऐसे ही कैलकुलेट किया गया है, या तो कैलोरी बेस्ड या फिर उसकी इनकम बेस्ड। तो इसमें क्या है, इस इंडेक्स में कैलोरी जो आप खा रहे, कंजप्शन ले रहा है, या फिर जो इनकम कर रहा है वो तो ऐड किया ही, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी, एजुकेशन ऐड कर दिया कि एजुकेशन में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसे क्या कह दिए, मल्टी डायमेंशनल। आई होप कुछ समझ में आ गया होगा कि इसको हम मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इनकम प्लस कंजम्पशन ही अकेले नहीं है, इसमें एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको भी जोड़ा गया है, इसलिए इसे मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। तो आप जानते हैं ये पीटी के लिए पढ़ना है तो हमें सिर्फ ये पॉइंट समझने हैं। अभी हम एक पॉइंट समझ गए कि मल्टी डायमेंशनल इसे क्यों कहते हैं। इसे कौन आदमी रिलीज किया है, तो ध्यान रखना इसे रिलीज किया है नीति आयोग। तो एमपीआई को कौन करता है इंडिया में, नीति आयोग। वैसे ये ग्लोबली भी होता है, तो ग्लोबली कौन करता है वो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि जो एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसे ग्लोबली कौन रिलीज करता है। प्लीज कमेंट इट, प्लीज यार कमेंट कर दिया करो, थोड़ा हमारा भी मतलब दिल बैठ जाता है एकदम, कोई कमेंट नहीं करता है तो ऐसा लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस पढ़ने में। तो कर दिया करो, आपका क्या है, ऐसा 10-15-20 सेकंड में कुछ होता नहीं भाई, फिर थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो मैं भावना में बह के और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का कोशिश करता हूँ। तो ये सेकेंड एडिशन था, काम पे आते हैं। और ये बेस्ट था अपना, जो अपना अभी सर्वे आया ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5 नंबर का है उस पे, तो इन्होंने ये बना के दिया है। तो हमें एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, नीति आयोग इसको रिलीज करता है। अभी थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। अंडर गवर्नमेंट ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव जो है ना नीति आयोग का, ये इसकी नोडल एजेंसी है। तो इतना आपको घुस घुस के क्या है, कौन करता है, क्योंकि हमने बोला ना ये पीटी के लिए पढ़ना है, तो ये इंडेक्स है केवल। तो इंडेक्स से हम क्या पढ़ सकते हैं, इंडेक्स से हम पढ़ सकते हैं उसके पैरामीटर क्या है, उसको कौन सी, उसका मतलब माई बाप कौन है, माई बाप मतलब जो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके पैरामीटर क्या हैं, और किसका कौन सा नंबर है। ये 3 बातें हमें इंडेक्स से जाननी चाहिए। इससे ज़्यादा आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो आप देवदासगिरी में घुस रहे हो, ठीक है ना। तो ये आप सीखो कि आपको ना हमेशा हर चीज़ को इक्वली चीज़ नहीं देखनी है, वो देखना है जो हमारे काम का है। तो अभी ये क्या है, तो ये कोई हमारे काम का नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि जो है ये
एल्कायर फोस्टर मैथोलॉजी। तो ये मैंने जब देखा, इसे पूरा पढ़ा, तो मेरे को लगा कीवर्ड तो काफी अच्छा है। फिर बाद में पता चला अरे ये क्या है, हमें पता नहीं खुद भी, तो हम कैसे एग्जाम में याद रख पाएंगे कि जो अल्कायर फोस्टर मैथोलॉजी है वो क्या है। तो फिर मैंने सोचा चलो बता ही देता हूँ थोड़ा सा कि मैथोलॉजी यूज इन कंप्यूटिंग इंडियाज नेशनल एमपीआई। अभी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसको जो क्या कहते हैं कंप्यूटिंग करते हैं, मतलब उसको कैलकुलेटिंग करने में जिस मैथोलॉजी का यूज करते हैं उसे अल्कायर फोस्टर मैथोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, एक कीवर्ड है, आप लिख लो उधर, जो हम लोग पीटी के लिए कीवर्ड यूज कर रहे हैं। मैंने एक और टेबल बनवाया था, शायद जिन लोगों को नहीं पता है, पीटी का टेबल है वो, ठीक है ना। तो कीवर्ड्स तो इधर आपको यहाँ रखना है टर्म्स और व्हाट इज इट क्या है। तो टर्म आप लिख लो अल्कायर फोस्टर, और यहाँ लिखो कि ये क्या करते हैं, इसे कंप्यूटिंग द एमपीआई, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करने में इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये टर्म्स पूछे जाते हैं। तो आप ये टेबल बना के रखो, यहाँ टर्म और ये क्या है, तो यहाँ टर्म का नाम और उसके बारे में, तो आप लिख लो एल्कायर फोस्टर मैथोलॉजी और वो क्या है। अकॉर्डिंग टू एएफ मैथोलॉजी, एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एमपीआई पुअर इफ दे डेप्रीवेशन स्कोर इक्वल और एक्सीड द इंडियाज नेशनल एमपीआई। तो ये क्या है, उन सब के बारे में बातचीत करता है। सब इंडाइस ऑफ नेशनल एमपीआई। अभी इसके इंडाइसिस क्या है, इनके नीचे, मतलब छोटे टुच्चू वाले, एक तो ये मैन है, ठीक है ना, एमपीआई, उससे नीचे भी कुछ छोटे छोटे रहेंगे ना, उनको ऐड करके ये मैन बना है। मतलब एक ये बड़ा गुंडा रहता है, फिर उसके नीचे पंटल लोग रहते हैं, तो अभी एमपीआई का पंटल लोग को देखता है। तो सब इंडाइसिस ऑफ नेशनल एमपीआई, जिसमें हेड काउंट रेशियो रहता है, हाउ मेनी आर पुअर, वो कितना गरीब है, वो गरीबों का गिनती करते हैं, ठीक है ना। सेकंड होता है इसमें इंटेंसिटी ऑफ पुअर, हाउ पुअर आर द पुअर। अभी ये है कि इसमें देखते हैं कौन कितना मतलब कितना ज्यादा पुअर है, मतलब ये है कि हाउ पुअर आर द पुअर, अभी कौन सा पुअर कितना पुअर है। तो ऐसा मतलब पूछते हैं उनको तुम कितना पैसा कमा लेते हो, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम से आप कितना पैसा कमा लेते हो, ठीक है ना। तो वो छोटे मोटे प्रोग्रामों से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अमरीश पुरी ने पूछा था ना, तो वही हर एक को जाके पूछते हैं कि आप ये छोटे मोटे प्रोग्राम से कितना पैसा कमा लेते हो, क्यों कि वो पुअर तो है ही ना, तभी छोटे मोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसमें भी पुअर में भी पुअर्स की कैटेगरी रखते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है। फिर ये एमपीआई वैल्यू इज अराइव्ड मल्टीप्लाइंग हेड काउंटिंग। तो इसमें वो ये निकालते हैं, ये पूरा जो ज्ञान पहले उन्होंने पूछा है कि कैसे निकालते हैं कौन सा पुअर है, तो अपन के काम करिए, मैंने बोला ना वो क्या क्या पढ़ना है पता होना चाहिए पहले, तो इसके डायमेंशंस पढ़ने चाहिए हमें, क्योंकि ये काम के हैं। सॉरी। पहला डायमेंशन हेल्थ। मैंने बोला था ना पहले क्या होता था, केवल वो इनकम को गिनते थे और कंजम्पशन को, कि कितना कैलोरी खा रहा है और कितना पैसा या कितना माल कमा रहा है, इस पे ध्यान था कि इनकम और आउटगोइंग। तो अभी क्या हेल्थ जोड़ दिया है। हेल्थ में हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन देखेंगे, कितना मिल रहा है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मॉर्टिलिटी देखेंगे, मैटरनल हेल्थ देखेंगे, वो जब मम्मी है उनकी किस हिसाब से हेल्थ है, ठीक है ना, ये सब देखेंगे। तो हेल्थ को ध्यान रखो, हेल्थ में क्या है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड की और उसकी मदर की मैटरनल हेल्थ, ये दोनों चीज देखी जाएंगी। एजुकेशन देखा जाएगा, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है ना, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, स्कूल में जाता है कि नहीं जाता है, या फिर पूरे दिन बैठ के उधर रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है कि आप कैसे स्टैंडर्ड में रह रहे हैं, तो कुकिंग का फ्यूल क्या है, आप डंक और वो लकड़ी जो रहता है ना, डंक गाय भैंस का, उसको सुखा के, सूखा होता है ना, क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, तो सूखा डंक रहता है ना, उससे खाना बना रहे हैं लकड़ी से, या फिर आपके पास कैरोसिन ऑयल है उससे बना रहे हैं, या फिर एलपीजी गैस से बना रहे हैं। तो ये भी एक स्टैंडर्ड आपका लिविंग स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है कि आपके मतलब आप लोग या फिर हम लोग घर में कैसे खाना बना रहे हैं, ठीक है ना। सैनिटेशन, अभी सैनिटेशन के लिए है कि आपके यहाँ पे सैनिटेशन का क्या फैसिलिटी है, आप किस हिसाब से सब चीज़ें कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, अभी पीने का पानी है वो कैसा है, अभी पीने का पानी साफ है कि नहीं है, एकदम क्लीन है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्लीन पानी पी रहे हैं या फिर आप बहुत घटिया पानी पी रहे हैं। जैसे ड्रिंकिंग वाटर में घटिया पानी का एग्जाम्पल मेरे को आ गया, एक्चुअली मेरा एंथ्रो ऑप्शनल है तो मेरे को याद है, सहरिया ड्राइव। एक सहरिया ट्राइब है ना, जो अपने इधर एमपी और यूपी इधर साइड रहते हैं, बुंदेलखंड रीजन में, वो लोग एक ऐसा ही, मैं एक देखा था ना, मैं भी भारत, तो उसमें देखा था मैं कि एक गड्ढा रहता है जिसके ऊपर काई छाई रहती है, ऐसा तालाब, और चारों तरफ से कवर, और उधर जाके वो पानी निकाल के लाते हैं मटके में और फिर उसी को पीते हैं। दैट इज वेरी पुअर वाटर, मतलब ऐसे कह सकते हो कि ड्रिंक लाइक वाटर नहीं है वो, ड्रिंक टू फिट नहीं है, पर वो पी रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरे वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि वो
एटलीस्ट 30 मिनट के वॉक से पहले होना चाहिए, बाय 30 मिनट। मतलब आध घंटे तक दूर तुम पानी लेने जा सकते हो। मतलब ये कोई मीन्स ही नहीं बनता कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, आदमी पानी ढोता रहेगा पूरे दिन। फिर ऐसे क्या होता है, ये समस्या का एक हरियाणा में जो लोगों ने वो निकाला था सॉल्यूशन, वो क्या करते हैं कि अलग अलग 4-5 बीवी रख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे मतलब परचेज कर लेते हैं कुछ पाइप्स को 30, 35, 40 हज़ार में। फिर उन लोगों को केवल और केवल पानी मतलब लाने के लिए ही करते हैं। उनको कुछ कहते भी हैं स्पेशली, मैंने कहीं सत्यमेव जयते में देखा था, लेकिन अभी उन मेरे को नाम नहीं याद आ रहा कि उनको औरतों को क्या कहा जाता है। अभी हाउस इलेक्ट्रिसिटी पहले आते हैं, सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या सीन है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, मतलब बिजली घर में बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, फिर आप दिया जला के पढ़ते हैं। हाउसिंग, आपका घर कैसा है, आपके पास इनएडुकेट हाउसिंग है कि एडुकेट हाउसिंग है, मतलब कोई एक कमरा है उसका फ्लोर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अभी कमरे भी दो जात के होंगे, एक वो मिट्टी का नेचुरल जो चीज़ों से बनता है, और एक ये कंक्रीट जो ईंटों से बनता है। मिट्टी वाला है फिर तो आप गरीबी हो, और कंक्रीट का आपने बना लिया फिर आप खास अमीर हो। सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को आया जब मैं ऐसे जो अपने एसेट्स का ये इन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया ना, ये मैं पढ़ा तो मेरे को बहुत मज़ा आया और मेरे को काफ़ी हंसी भी आई। इन्होंने कहा है कि वो आदमी गरीब है, द हाउस होल्ड डज नॉट ओन मोर देन वन ऑफ दीज असेट्स। कोई आदमी जो एक इनमें से असेट्स को रखता है तो वो गरीब नहीं है। भाई ये वाली आप देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी। रेडियो, या तुम्हारे पास रेडियो है तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है ना। मतलब सिर्फ एक ही ऑन कर सकते हो कुछ भी। अभी रेडियो और टीवी दोनों हैं आपके पास तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है ना। आप एक केवल रेडियो रख रहे हो तो आप गरीब हो, लेकिन टीवी भी ले लिया आपने तो आप गरीब नहीं हो। तो देखो अभी कोई नहीं गरीब रहेगा, मैं बताता हूँ। रेडियो, टीवी, टेलीफोन, अभी ऐसा कोई भी फैमिली वाला नहीं होगा मुझे लगता है इंडिया में। मेयरली मैं कह नहीं सकता ट्राइब्स का, बट मोस्टली मेरे को लगता है ट्राइब्स भी, अभी मैंने देखा था तो उधर उन लोगों के पास में ही फ़ोन है। इवन मैं थोड़े दिन पहले मिला था 2-3 ट्राइब से, वो लोग आईफोन लेके घूम रहे थे 13, वो भी। ये तो मतलब एक्स्ट्रा लेवल की बात है, हम में से कई सारे लोग होंगे जिनके पास iPhone 13 नहीं होगा। तो रेडियो होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, एनिमल कार्ट एंड बाइसिकल। मेरे को इनसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं था, मेरे को दिक्कत यहाँ से था कि तुम्हारे घर पे एनिमल कार्ट है। एनिमल कार्ट का मतलब होता है एक वो जो बैलों वाली गाड़ी रहती है, ठीक है ना, जो उसमें ऐसे देखोगे आप, ऐसी एक गाड़ी होती है, ये पहिए लगे होते हैं एक उधर, और ऐसा होता है, और यहाँ पे बैल होता है, यहाँ बैठा होता है आदमी, ये बैठा दिया, चक 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 चलती रहती है गाड़ी। तो ये है आपकी जो एनिमल कार्ट रहती है, ठीक है ना। और बाइसिकल, ऐसा संभव ही नहीं है आज दिन तक मेरे को लगता है कि आदमी के पास में, किसी के पास में साइकिल भी हो और एनिमल कार्ट भी हो। ऐसा हो सकता है मे बी, तो मेरे को लगता है वो पुअर नहीं है। ये वाली चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं कि मोटरसाइकिल नहीं है, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर नहीं है, एज नॉट ऑन कार, ट्रक, ये तो खैर बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, कंप्यूटर हटा दो, एनिमल कार्ट एंड बाइसिकल, ये तो मोस्टली मेरे को लगता है सबके पास होता है। तो फिर गरीबी की डेफिनेशन ही बहुत कम हो गई। अभी मान के चलो तुम कहीं गए और कहीं आपने 150 रुपये का रेडियो खरीद लिया और 2000 का टीवी, तो ये एक तो आपने 2000 मतलब 2500 रुपये खर्च किए, और ऊपर से आप गरीब भी नहीं रहे। दैट इज आपका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो गया। तो समझ गए ना, तो यही सब कुछ था। अभी क्या है ना, इसमें क्या क्या ऐड नहीं है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्यों, कभी ये पूछेगा कि एमपीआई है, इसमें कौन से पैरामीटर्स आते हैं, या पूछ लेगा कौन से पैरामीटर्स नहीं आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या देखा, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे पहले देखा आपने हेल्थ, तो हेल्थ में 3, न्यूट्रिशन, चाइल्ड अडोल्टिन मोरिटी, और जो अपनी मैटरनल हेल्थ है। एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल ऑफ अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस, असेट्स और बैंक अकाउंट, ठीक है ना, ये बैंक अकाउंट ध्यान रखें। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वही है जो हमारा है, कि अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरीके से पका के, सैनिटेशन का होना चाहिए, और पानी साफ होना चाहिए, बिजली हो जिससे हम ये सब वीडियो देख सकें, हम फ़ोन चार्ज कर सकें। हाउस तो एक घर हो जहाँ मतलब बिजली का बल्ब जला सकें, और कुछ असेट्स हों जो आपने देखे रेडियो, टीवी करके, और एक बैंक अकाउंट की, पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में मतलब अकाउंट होना चाहिए। अभी इसमें क्या क्या नहीं है वो देखते हैं। पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डज नॉट इंक्लूड इन एमपीआई। तो एमपीआई के इंडिकेटर में क्या क्या नहीं है वो मैंने देखा था, एमपीआई, पीसीआई, एल ए। तो पर कैपिटा इनकम इसमें नहीं है, पीसीआई, लिटरेसी रेट नहीं है, ठीक है ना, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है।
तो मतलब इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन कितना पैसा कमाता है, इससे इनको ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। कौन कितना पढ़ा लिखा है इस पे भी कोई इनका ध्यान नहीं है, और कौन कितना जी रहा है इस पे भी कोई इनका ध्यान नहीं है। हेल्थ का है, ऐसा मत सोचना कि सोचो तुम हेल्थ है तो हेल्थ में केवल वो न्यूट्रिशन की बात करते हैं और मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं और आपके चाइल्ड की हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है इन तीन चीज़ों को कि पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आपके इसमें एमपीआई में नहीं है। तो एमपीआई अपना बहुत डीपली कवर हो गया। कभी भी एमपीआई का क्वेश्चन आएगा आप निकाल सकते हो। तो मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, जो इनकम और कंजम्पशन के अलावा हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इन सब पे ऐड करके बनाया जाता है। तो वो हो गया। अभी इसे रिलीज कौन करता है, तो आप ध्यान रखना, नीति आयोग। अभी इसके सब कौन से वो अपने पुअर्स को गिनते हैं, वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये इंडिकेटर हमारे काम के हैं। तो ध्यान रखना है आपको हेल्थ का, एजुकेशन का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या क्या है मैंने कहानी के साथ समझाया था, और क्या नहीं है ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी इन्होंने कुछ हाईलाइट किया पूरी रिपोर्ट को, तो उसे हम एक बार देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि रूरल एरिया विटनेस फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। मतलब जो रूरल एरिया में लोग हैं वहाँ पे गरीबी एकदम खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो लोग बाहर आए और एक रेडियो और टीवी दिल्ली 2 महीने नौकरी करके खरीद ले। सॉरी टू से दैट। मतलब ये है कि हर एक गरीब एरिया में रहने वाला आदमी आता है, थोड़ा सा बाहर जाके जॉब करता है, फिर रिटर्न जाता है, तो उसको लगता है कि कोई चीज़ बाहर आएगा तो एक्सपोजर मिलता है उसको टीवी और रेडियो इन सब चीज़ों से, फिर सोचता है क्रिकेट मैच देखेंगे, चलो रेडियो और टीवी खरीद लेते हैं, रेडियो से खेत में गाना सुनेंगे और टीवी पे मस्त घर में बैठ के मूवी देखेंगे। तो फिर वो गरीब नहीं रहेगा। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली में क्या है ना, जो डबलिंग फार्मर्स इनकम के चक्कर में जो अपनी बहुत सारी स्कीम्स थी और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उनसे क्या हुआ कि हमारी जो रूरल एरिया है ना वहाँ पे फास्टेस्ट डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी में, क्योंकि वो 2,000 रुपये है ना, आपको मान के चलो 6,000 रुपये पूरे साल में देते हैं, 4 महीने पे 2,000 देते हैं, तो 6,000 रुपये पर साल में लेना, आप इजीली इसमें से एक साइकिल ले सकते हो 4,000 की, और एक रेडियो ले लो 500 रुपये का, और भी बच गए तो उनका तो थोड़ा और कुछ कर लो, आप गरीबी से बाहर चले जाओगे। ओके। तो मतलब जो भी है ये सब मजाक की बातें थी, सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है ना। आप इसको सीरियस लेके और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में मत लग जाना। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ जिससे कि हमें ये याद रहे। तो गरीबी में काफ़ी जो मतलब डिक्रीज हुआ है, एकदम गरीब लोग खत्म हो रहे हैं, मतलब गरीबी खत्म हो रही है लोगों में, माफ़ करिएगा गलत बोल रहा मैं, और वो रूरल एरिया में बहुत फास्ट तरीके से हो रही है। ये इन्होंने इंडिकेट करवाया। और एक और मैंने इंडिकेट किया, काफ़ी अच्छा था, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट। बिहार, झारखंड, यूपी, मेघालय एंड एमपी आर टॉप 5 स्टेट विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मतलब बिहार बहुत ज़्यादा गरीब है, फिर झारखंड, फिर यूपी, मेघालय एंड एमपी, तो ये 5 स्टेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। यहाँ पे एमपीआई चेक किया गया ना, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। लेकिन फिर एक और अच्छी चीज़ देखी गई कि यूपी विटनेस द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ एमपीआई पुअर्स। मतलब यूपी में ना, उत्तर प्रदेश में सडन एकदम गरीबी खत्म हो गई। ऐसा मान के लो यहाँ गरीबी थी यहाँ, और एक दिन आया एकदम सडन खत्म हो गई, और हर एक व्यक्ति के पास फॉर्च्यूनर आ गई। सडन सब लोग फॉर्च्यूनर ले आए और पूरा घी दूध की नदियां बहने लग गई, और लोग बहुत मौज काट रहे हैं, इतना दूध पीते हैं सुबह और रात को घी में नहाते हैं। ऐसे मतलब यूपी में हो गया है, और मैं यूपी में रहता हूँ फिर भी गरीब रह गया। मतलब जो भी है मेरे को, तो ये यूपी का सब कुछ सीन है। तो बताया इन्होंने कि यूपी में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ एमपीआई पुअर्स में। तो मतलब जो भी आप में से लोग होंगे वो एकदम फॉर्चुनर ले आए होंगे, ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको याद रहे इसलिए, मजाक के तौर पे, इसको सीरियस नहीं लेना है। वो सिर्फ आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी मैं बोला ना यूपी का हो गया, तो आप कहीं लिख सकते हो कि यूपी में, अभी हम लोग जो यूपी वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, यूपी का जब पेपर देने जाएंगे तो उधर कहीं हमें मिल जाए तो हम इसे याद कर सकेंगे। सर ने कहा था कि सब लोग यूपी के फॉर्चूनर ले आए और फिर मस्त घी दूध की नदियां बह रही हैं उनके यहाँ पे, और सुबह दूध पी के रात को घी में नहाते हैं। तो ध्यान रखना, बिहार सो फास्टर रिडक्शन इन एमपीआई वैल्यू इन एब्सोल्यूट टर्म। तो बिहार में भी काफ़ी एब्सोल्यूट टर्म के हिसाब से देखा जाएगा तो काफ़ी अच्छा काम किया बिहार में भी। घी दूध की नदियां बह रही हैं और सारे बिहार के लोग मस्त मौज ले रहे हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर ये है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो ग्लोबल एमपीआई है, उसको कौन रिलीज करता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें भी 10 इंडिकेटर होते हैं और 110 कंट्री में निकलता है। अभी सेकंड पे आते हैं, गुड्स एंड
सर्विस टैक्स। अभी जीएसटी को हमने देखा था ना, जब हम लोग पीवाईक्यू देख रहे थे, तो हमने देखा ना 3 से 4 क्वेश्चन निकले हुए हैं जीएसटी के ऊपर। 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब यह है कि जीएसटी को उसने बहुत फेवरेट और मस्त मान रखा है, जीएसटी पे भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जीएसटी उसका काफी अच्छा है। कभी जीएसटी पे कोई अच्छी सी न्यूज उसके हाथ लग जाती है ना, तो मस्त से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हैं, वो उसको हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। वो पीवाईक्यू पढ़ेंगे, फिर इधर हम देखेंगे। ओके, तो आओ हम लोग आगे देखते हैं। अभी क्या है जीएसटी, ठीक है ना, ऐसे नहीं है, क्या है जीएसटी। ओके, तो जीएसटी इज यूनिफाइड टैक्स सिस्टम दैट रिप्लेस मल्टी इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब पहले क्या था ना, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, उन सबको मिला के इन्होंने अलग अलग, मान लो 3 4 लगते थे, उनको एक में कर दिया, तो यूनिफाइड कर दिया, मतलब एक जगह ला दिया। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग लगते थे, उन सबको डायरेक्ट कर दिया। ओके, जब ये डायरेक्ट कर दिया ना सब टैक्सों को, तो उसके बाद क्या हुआ है, ये डायरेक्ट टैक्स होने के बाद में ये जीएसटी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दो जगह काउंट की जाने लग गई, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल पे अलग काउंट की जा रही है और स्टेट लेवल पे अलग। तो स्टेट पे जो हम लेते हैं उसे एसजीएसटी कहते हैं, ठीक है, सेंटर पे लेते हैं उसे सीजीएसटी कहते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको इंट्रोडक्शन में इधर आप लिख सकते हो, जीएसटी इज ए यूनिफाइड टैक्स सिस्टम दैट रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये वो सेंटर और स्टेट लेवल पे ये इंप्लीमेंट कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। तो ये इंट्रो आप इधर से बना सकते हो इजीली। जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, तो जीएसटी का स्ट्रक्चर मैंने देख लिया, डुअल स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। जीएसटी काउंसिल, ये पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएसटी काउंसिल के बारे में जानना थोड़ा। जीएसटी काउंसिल क्या है, तो आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल की बातचीत की गई है, और जिसमें आपने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वो क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो उसका मतलब चेयरमैन होता है, और सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के लोग होते हैं, और ये मिलकर सब कुछ डिसीजन लेते हैं कि किसी टैक्स को इंक्लूड किया जाए, किसका एग्जेम्पशन किया जाए, किसका रेवेन्यू शेयरिंग किया जाए, क्या किया जाए, ये सब चीज़ों पे वो लोग बातचीत करते हैं, ये सब लोग मिलके। तो ध्यान रखना, बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, अभी जीएसटी का इम्पैक्ट क्या है, इस बारे पे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है ना, कि इम्पैक्ट क्या है क्या है। तो इम्पैक्ट देखोगे, पुस्तक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी क्या है ना, सारे स्टेट मिलके एक जगह ही टैक्स भर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, काफी अच्छा हो रहा है, मतलब उसमें हेल्थी बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पहले स्टेट अलग अलग जो भी चीजें कर रहे थे वो एक जगह हो रहा है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काफी हेल्थी बन रहा है। रिडक्शन इन टैक्स बर्डन, अभी क्या है ना कि जो पहले ऐसे होता था कि अलग अलग जगह पे, कई सारी जगह पे ना, मल्टी जगह पे वो टैक्स आ जाता था, फिर वो वहाँ पे समस्याएं प्रॉब्लम कर देती थी। तो टैक्स बर्डन को इन्होंने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, डिक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा। बेनिफिट टू एमएसएमई, जो एमएसएमई थी ना, तो एमएसएमई को क्या है कि उनको कई सारे फायदे हुए हैं। ईज ऑफ कंपेलेशन बर्डन, जो बर्डन था वो कम हो गया और अलग अलग समस्याएं से सॉल्व हो गई। इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन, जब स्टेट से ना वो इतना अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे जितना जीएसटी कर लेता है, तो इंक्रीज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और एकदम मतलब जीएसटी के आने से सब कुछ सही हो गया। इंक्रीज रेवेन्यू एंड टैक्स वैलेंसी, अभी रेवेन्यू पे भी बहुत सारा, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ही मान के चलते हो कि काफ़ी ऐसा 5 से 6% या 10 से 12% इंक्रीजमेंट देखा गया। मार्केट इंटीग्रेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी मार्केट को कनेक्ट कर लिया गया, इंटीग्रेट करके ईज ऑफ डूइंग को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। तो यही सब कुछ है। तो क्या है, सबसे पहले हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, कि एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है जो मल्टी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करता है, और ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे क्या है, यूनिफाइड है, ठीक है ना। इसने रिप्लेस किसको किया है, मल्टीपल को, और ये किस पे ले भी करता है, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। यही 4 कीवर्ड है, इनसे आप बना सकते हो। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1 जुलाई 2017। अभी इसका इम्पैक्ट क्या है, तो आप जीएसटी के बारे में जानते हो, काउंसिल के बारे में, वो एक चेयरमैन रहेगा जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा कैबिनेट का। नीड क्यों पड़ी, तो ये आप देख सकते हो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंगल नेशनल मार्केट, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिजीम्स, इशू लाइक टैक्स कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मोस्टली दिखाई देता था कि एक ही टैक्स 2 3 जगह भरा जा रहा है। नीड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, लिमिटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाई कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, इन सब चीज़ों से देखा गया, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी हमने पढ़ लिया। अभी चैलेंजेस क्या हैं जीएसटी में, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं।
तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी ग्लिचेस हैं, बहुत सारी बार टेक्नोलॉजी का ग्लिच हो जाता है, इधर उधर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, और कभी कभी गलत कैलकुलेट हो जाता है, कभी कुछ समस्याएं आती रहती हैं। तो टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं, इनको आपको सही करना चाहिए। ओके। एब्सेंस ऑफ जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, अभी किसी को कोई दिक्कत हो जाता है जीएसटी में, कोई फंस गया, जिसका मतलब जीएसटी था, जितना रिटर्न होना था वो नहीं हुआ, तो वो जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई एपीलेट ट्रिब्यूनल होना चाहिए जहाँ पे उसकी सुनवाई हो सके, ठीक है ना। अभी तो ये सब कुछ फिर वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाके सारे टैक्स पेयर बैठ जाएंगे, तो और दिक्कत हो जाएगा। इरोजन ऑफ टैक्स पेयर ट्रस्ट, अभी टैक्स पेयर जो है ना, उनके ट्रस्ट का इरोजन हो रहा है, उनको इतना भरोसा नहीं रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, जितना सीमा को सचिन पे है, वो भरोसा भी नहीं रहा है टैक्स पेयर्स को। तो फिर वो लोगों के लिए कुछ उनको भरोसा दिलाओ, सीमा को भेजो। टैक्स इवेजन एंड फ्रॉडलेंट क्लेम, अभी बहुत सारी बार टैक्स इवेजन हो जाता है और फिर वो गलत गलत जो फ्रॉड्स हैं वो क्लेम कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई। अभी थोड़े दिन पहले पता गया था, इन्वॉल्विंग 9,000 फेक जीएसटी, जो उनके अकाउंट नंबर होते हैं ना, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम 25,000 करोड़ का, तो मतलब काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं। अब इन सबको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करो, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करो, मतलब ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करो, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करो, ठीक है। इंक्रीज इंक्रीज टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन, अभी जो गांव देहात में बैठा हुआ कोई है, उसको बताओ कि भाई जीएसटी को कैसे भरते हैं, फिर अभी वो जाके उधर से जीएसटी भरवा रहा है, फिर किसी तीसरे आदमी से जीएसटी भरवा रहा है, तो उसको ही पैसा मांगता है, तो उसको पैसा दे, फिर जीएसटी भी दे, इतना सब नहीं कर पाएगा वो, फिर वो सोचता है कि कैसे भी करके इसको बचा लिया जाए। तो उनको भी जो टेक्नोलॉजी बताओ, फिर उनको खुद से काम करना सिखाओ, क्योंकि गांव देहात का लोग इतना होशियार नहीं है। टाइटन रजिस्ट्रेशन नॉर्म, वो जो मैंने अभी बताया था कि जीएसटी के जो आइडेंटिफिकेशन के लिए चीज़ें करते हैं ना, उस पर बहुत सारे फेक चल रहे थे, तो उसको साइड टाइट करो, क्योंकि जो समस्याएं थी वही सॉल्यूशन है। टाइटनिंग रिटर्न फिलिंग सिस्टम, जो होता क्या है कि वापस जो पैसा आता है उसको भी थोड़ा अच्छे से करो। अभी बे फॉरवर्ड क्या होगा, जो समस्या है वही बे फॉरवर्ड होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि चैलेंजेस जो हैं वही बे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन, म्यूजर्स बनते हैं, बस उनके टर्म्स को रिफ्रेम कर देना होता है। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स, ठीक है, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रीमलिंग ऑडिट असेसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ टैक्स नेटवर्क। अभी हमने देखा था टेक्नोलॉजी ग्लिचेस हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज करो, अच्छे करो उसको, ठीक है। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आओ, कुछ समस्याएं हैं जिनको मतलब सही से उनमें नहीं भर पा रहे हैं, उसका करो। मैं तो कह रहा हूँ अवेयरनेस फैलाओ, और वो कैसे भी करके गांव देहातों में बैठे हुए लोगों को सिखाओ कैसे टैक्स जीएसटी भरते हैं, ये सब चीज़ें करो। एक्सपेंशन टैक्स नेटवर्क, ठीक है ना, अल्कोहल पेट्रोलियम, इन सबको भी अंदर लेके आओ जीएसटी के, फिर जीएसटी में और मौज आएगी, ठीक है ना। अभी अल्कोहल पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि दारू फिर थोड़ी सस्ती हो जाएगी, ज़्यादा टैक्स लगता होगा तो ये सब चीज़ें करनी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जीएसटी। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, आगे आते हैं। जीएसटी क्या है, तो उसका हमने डेफिनेशन देखा था, यूनिफाइड सिस्टम है जिसने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था। काउंसिल में हमने देखा वो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होती है। इम्पैक्ट क्या है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रिडक्शन टैक्स बर्डन, ये सब थी। चैलेंजेस क्या हैं, वो समस्याएं टेक्नोलॉजी में हैं, कोई एफिलिएट ट्रिब्यूनल नहीं है, फिर वो कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाती है डिस्प्यूट, तो फिर कहाँ जाएँ, ये सब दिक्कतें चलती हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग पे भी अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग में क्या है ना, पहले ये जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग के टाइप्स क्या होते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग दो जात का होता है, एक गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। अभी गेम ऑफ स्किल क्या होता है कि जिसमें आपको स्किल पता होगा, ठीक है ना, कि किस प्रकार से, जब मान के चलो कोई भी गेम खेलते हो आप उसमें अपनी स्किल लगाते हो, जो आपका टैलेंट है वो, उसके बाद आप पैसा बना रहे हो, तो गेम ऑफ स्किल से हो गया। गेम ऑफ चांस, जहाँ पे क्या है ना कि आप बस लगा दिए, आपको पता नहीं हो, चांस से आपका नंबर आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आउटकम डिपेंड ऑन द प्लेयर्स एक्सपर्टीज प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, नॉट मेरली ऑन चांस। केवल चांस पे नहीं, उसके मतलब जो भी आउटकम होंगे वो डिपेंड करेंगे प्लेयर की एक्सपर्टीज पे, प्रैक्टिस पे, आप कितने स्किल्ड हो, उन पे 18% जीएसटी लगाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम लाइक ड्रीम इलेवन, तो ये सब रमी और ड्रीम इलेवन जो गेम है ना, ये सारे के सारे क्या हैं कि ये आपके स्किल बेस हैं। इसमें रमी खेलने में आपको स्किल चाहिए, किस प्रकार की स्किल,
वो आपको पत्ते कैसे करने क्या करना है आपको स्किल होना चाहिए। गेम ऑफ चांस, जहाँ पे आउटकम डिसाइड बाई द रैंडमाइज्ड इवेंट, अभी वो कैसे भी आ जाएंगे, आपका लक है तो उधर 28% लगेगा, तो आपके लक पे, जैसे लूडो पोकर लॉटरी, इधर कोई मतलब खास बात नहीं होती है, और इन पे 28% लगाया जाएगा, ठीक है ना। और 30% टीडीएस ऑन डिडक्टेड फ्रॉम द बिनिंग इन बोथ गेम्स टाइप। अभी वो 30% तो हर एक में लगता है टीडीएस। आप 100 रुपये जीते हो तो फिर वो 30 रुपये सरकार ले लेगी, आपको 70 रुपये ही मिलेंगे। तो अभी हम समझ गए कि दो जात के गेम होते हैं ऑनलाइन। एक गेम ऑफ स्किल, जो जिनके आउटकम डिपेंड करते हैं प्लेयर्स की एक्सपर्टीज प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पे। एक्सपर्टीज और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पे, ठीक है ना, ईपी पे या फिर ईपी पे आउटकम्स डिपेंड करते हैं। और सेकंड रैंडमनेस रहती है। टैक्स रेट 28% ऑन इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कसिनो एंड हॉर्स रेसिंग। अभी ये 28% क्यों है, क्योंकि कसिनो हॉर्स रेसिंग है ना, ये लक बाई चांस। अभी घोड़ा भगा कोई और रहा है, तुम बदर बैठ के बस टप टपा टप देख रहे हो, घोड़ा भाग रहा है टप 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 टप, उसमें कोई भी स्किल जरूरत नहीं है भाई, वो तो घोड़ा जो तगड़ा होगा अच्छा भागता होगा आगे निकल जाएगा। तो बस ये तो गेम ऑफ चांस हो गया ना। तो टू भी ये सब बातें हमने देख रखी हैं। तो अभी क्या है ना, हम ये जो पढ़ रहे हैं न्यूज में क्यों, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने अभी इम्पोज किया है 28% ऑनलाइन गेमिंग पे, जो हॉर्स रेसिंग और कैसीनो, इन पे 28% लगाया जाएगा। जो गेम ऑफ चांस है इन पे 28% के लिए, जो इन्होंने बोला है उसी पे सब कुछ मतलब चीज़ें दी गई हैं। ऑन द इनिशियल अमाउंट पेड अपॉन एंट्री, अभी कोई इसी में आप एंट्री करते हो तो आपको 28% रुपये देना होगा शुरुआत में ही, ये सब कुछ देने होंगे। और ये कब से लागू होंगे, 1 अक्टूबर से, मतलब अभी नहीं है। तो ये पॉजिटिव इसका क्या है, अभी जो बढ़ा दिया इन्होंने 28% टैक्स कर दिया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी में आराम से समस्या नहीं होगी, डेफिसिट कम होगा, मॉरल सक्सेस हो जाएगा। मतलब जो लोग गंदे काम कर रहे हैं, ये गंदे काम तो नहीं कहूँगा, फालतू के गेम खेल रहे हैं, उनको रोक मिलेगी। और बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, वो फिर दिन भर बैठ के काम धंधा छोड़ के वो पूरे दिन यही गेम में लगे रहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद शाम को सब हार जाते हैं तो फिर बीवी बच्चों को पीटते हैं, मतलब पीट देते हैं, सॉरी। तो बीवी को पीट देंगे या फिर बच्चे को पीट देंगे, तो इन सब के चक्कर में क्या होगा, और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, ठीक है ना। तो रेगुलेशन, तो रेगुलेट द इंडस्ट्री, अभी ये इंडस्ट्री भी थोड़ी सी रेगुलेट हो जाएगी और वो सिस्टम से काम करेगी, और जो माल आएगा उसमें जानबूझ के थोड़ा सा टैक्स भरेगी, तो हमारी सरकार को फायदा होगा। अभी नेगेटिव क्या है, अभी नेगेटिव ये है कि वो दूर गांव में बैठे हुए लोग जो एफटीआई देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उनको मजा नहीं आएगा कि इतना सारा पैसा सरकार ही ले लेती है 28%, फिर अपन को इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो प्रॉफिट नहीं बनेगा तो वो एफडीआई नहीं देंगे, तो एफडीआई में अपन को नुकसान हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन करने लग जाएगी, क्योंकि जब इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा तो वो फिर चलेगी क्यों। अभी ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर बातचीत की गई है कि इसे देखा जाए तो 2.6 बिलियन की है, 2.6 हाँ बिलियन की है। ओके। तो ये अभी लोग बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आगे देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अभी 2022-23 की बात कर रहे हैं, या 25-26 तक देखा जाएगा तो और बढ़ जाएगी। अच्छी बात यह है कि एफडीआई 15,000 करोड़ का 2022 में अट्रैक्ट किया गया था, मतलब काफ़ी एफडीआई अट्रैक्ट किया था ऑनलाइन गेमिंग ने, तो ये आपका कम हो जाएगा, तो और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो आप समझ चुके हैं अब तक क्या, कि हमने देखा अब तक ऑनलाइन गेमिंग क्या है, दो जात के हैं, एक स्किल पे और एक चांस पे। स्किल पे ये आउटकम डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे, आपकी प्रैक्टिस पे, और आपकी इफिशिएंसी क्या है, स्किल क्या है उस पे। और ये प्योर लक बाई चांस है, वो आपका आ गया और नहीं आया तो घोड़ा निकल गया तो निकल गया, नहीं तो घोड़ा हार जाएगा। तो इस पे 28% और इस पे 18%। अभी ये लगने से फ़ायदे क्या हुआ, पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मोरल शासन होगा कि लोग अपने घर पे जाके बीवी बच्चों को नहीं पीटेंगे। ओके। रेगुलेट इंडस्ट्री हो जाएगी। अभी नुकसान भी है काफ़ी, तो नुकसान में क्या होगा कि अपना इम्पैक्ट सीधा एफडीआई पे पड़ेगा, वो दूर गाँव में बैठे हुए फॉरेन इन्वेस्टर माल नहीं देंगे, और फिर वो इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और गिर जाएगा, तब भी रेवेन्यू कम हो सकता है, जो आ रहा था वो भी नहीं आएगा। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, नीड क्यों है रेगुलेशन की, तो आप समझ सकते हो, तो इनकी बेटर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ठीक है ना, और टू प्रिवेंट जो अंडर एज गैमलिंग हो रही है जिसमें, टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ प्लेयर्स, अभी प्लेयर्स पूरा माल हार जाते हैं, थोड़ा उस पर कैप लगाएंगे ये लोग। हेल्थ इशू सच एज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी डिप्रेशन,
वो फिर वो पूरा पैसा हार गया तो बीवी बच्चे को पीटा, उसके बाद खुद टेंशन में जाके वो तो दारू पिएगा, फिर दारू पिएगा तो और पैसा उधार लेगा, फिर वो एक ट्रैप में फंस जाएगा, दारू और क्या, वही चलता रहेगा। आप समझदार हो तो क्या ही समझाना। टू डिटर मनी लॉन्ड्रिंग, अभी क्या है कि ऐसे पैसों के गेम से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है और फिर वो टेररिस्ट को फंडिंग मिल सकती है। टू मेंटेन फेयरनेस इन प्रोसेस, सोशल इशू लाइक पुअर एजुकेशन प्रोग्राम, अंडर एज यूजर्स, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, अभी कहीं साइबर अटैक होते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, ये सब दिक्कतें चलती रहती हैं। तो चैलेंजेस क्या है रेगुलेटिंग में? तो ज्यूरिडिक्शन डिलेमा, अभी ज्यूरिडिक्शन डिलेमा क्या है कि ये ऑनलाइन गेमिंग है, वो स्टेट सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने तो इस पे मतलब प्रतिबंध लगाया हुआ है, प्रिवेंशन किया हुआ है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अभी क्या है नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं, वो तो काफ़ी सही से चीज़ें, लेकिन नॉर्थ के स्टेट्स हैं वो एकदम मौज ले रहे हैं। वो कहते हैं कि खूब खेलो और तुम कमाओ, फिर मस्त मौज आने दो। तो नॉर्थ के स्टेट्स को कुछ खास बात नहीं है। तो वो क्या है ना, नॉर्थ के स्टेट एकदम मौज ले रहे हैं कि हाँ भाई मस्त सट्टा खेलो और पैसे जीतो और अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करो। लेकिन साउथ में ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने उस पर रोक लगा रखी है क्योंकि वो लोगों को इम्पैक्ट डालते हैं। मोरल स्टैंड बच्चे रेवेन्यू कलेक्शन डिलेमा, अभी मोरल स्टैंड लेते हैं, उनको रोक देते हैं तो फिर वो सरकार का रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकार नुकसान में चली जाएगी, ये भी एक चैलेंज है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लेयर्स राइट, अभी प्लेयर्स राइट किसी का रोक दो तो फिर वो कहेगा कि नहीं, मेरे को तो खेलने का था, मेरा तो राइट है, फिर वो एक नया सिस्टम बन जाएगा। तो मोरल राइट्स मतलब समझ गए ना, कालू वर्सेस मोदी जी, तो नहीं चलेगा। बे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इसे लीगल एंड रिड्यूस द मल्टीसिपिटी ऑफ द, अभी क्या ना इसे लीगल कर देना चाहिए और इसको ना थोड़े अच्छे तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, एक पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन बना के इसे रेगुलेट करवाना चाहिए और लीगलिटी कर देनी चाहिए, जिससे कि रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आता रहेगा। और कैप लगा दो जिससे कि कोई भी प्लेयर है वो ज़्यादा डूबे नहीं, उसका 10% ही डूब सकता है, 20% टोटल जो भी उसका पोर्टफोलियो उसमें डूबेगा, ऐसा कुछ करके लगा दो। मतलब जो भी उसका चलता होगा, मान के चलो 100 रुपये उसने अपने पॉकेट में डाले हैं जो भी गेम है उसमें, तो उसके 20 रुपये ही खर्च होंगे एक दिन में, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं खेल सकता वो, उसको रोक के रखो। ऐसा नहीं कि वो 100 रुपये का पूरा खेल लेगा, ऐसा नहीं, बोलो कि केवल 20 रुपये का ही तू एक दिन में खेलेगा, बाकी नहीं खेल सकता। तो ये कैप से क्या होगा, वो ज़्यादा नहीं हार सकता, 20 रुपये ही हारेगा एक दिन में, तो नेक्स्ट डे खेलने जाएगा तब 20 हारेगा, तो धीरे धीरे हारेगा। ऐसा नहीं कि 100 रुपये एक दिन में हार जाए फिर वो जाके बीवी बच्चों को पीटे, कम कम है उनकी पिटाई हो जाएगी। अर्निंग ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन गेमिंग, वो ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए कि किस हिसाब से लिमिटिंग द नंबर ऑफ गेम्स पर इंडिविजुअल, 10 ही खेल सकते हो। फिर वो अभी इसका भी एक समस्या है कि वो न्यू आईडी बना लेंगे, 6-7 आईडी बना के खेलेंगे, लेकिन फिर भी इसको रोको। कबिंग लॉस चेसिंग, वो कैप लगा दो, मैंने सब बता दिया, तो ये भी अफोर्ड हो सकते हैं। तो आपने समझा क्या कि ऑनलाइन गेमिंग क्या है? ऑनलाइन गेमिंग दो जात की है, एक चांस, एक स्किल, ठीक है ना। तो क्या होती है हमने समझा चुका हूँ 3-4 बार। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमने समझे कि ये पैसा लगा दिए टैक्स, उससे क्या पड़ा। अभी इसको हासिल मतलब इसको सॉल्व करने में चैलेंजेस क्या है, तो हमने देखा मोरल वर्सेस रेवेन्यू, अभी मोरलिटी देखी जाएगी, रेवेन्यू देखा जाएगा, उसका प्लेयर का जो राइट्स है, प्लेयर का राइट्स वो देखा जाए, तो ये सब कुछ चीज़ें थी। एजुकेशन डिलेमा है कि वो किधर आ रहा है किधर नहीं आ रहा है, कुछ स्टेट्स अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। तो बिफोर में क्या हम कर सकते हैं कि कैप लगा दो और वो नंबर ऑफ गेम्स फिक्स कर दो, लीगल क्लियरिटी लेके आओ, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, ये सब कुछ करो। वाइडनिंग द टैक्स, अभी टैक्स को वाइड करने के लिए कुछ चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। ये आप ना ही सही से मेंस में क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से, ना ही पीटी में, ये कहीं भी नहीं दिखा मेरे को। मैं सोच रहा हूँ ये केवल इसमें से कोई फॉर्डर पॉइंट मिल जाएंगे जो काम में ले सकते हैं कि टैक्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें हम कुछ मेंस में भी नहीं पूछ सकते। तो अभी ऐसा पूछेगा तो क्वेश्चन बनाएगा कि हाउ कैन वाइडनिंग द टैक्स एंड इसके इम्पैक्ट, इसके चैलेंजेस बताओ, क्यों नहीं हम लोग इसे वाइड कर पा रहे हैं। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन मान के चलो बन भी रहा है, तो कि टैक्स को कैसे बढ़ाया जाए, उसका बेस इंक्रीज किया जाए और इसको बढ़ाने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, 1860 में आया था जेम्स विल्सन के द्वारा, जो इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में। तो मतलब 1860 में। अभी याद रखना है क्या? नहीं, ना पीटी में ना मेंस में, वो अभी इन्होंने थोड़ा सा नॉलेज अपना
नॉलेज बेस को वाइडनिंग करने के लिए ये सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमें वाइडनिंग करना है टैक्स बेस, नॉलेज बेस नहीं। तो टैक्स बेस में क्या है कि इन्होंने बताया थ्री फोल्ड प्रिंसिपल कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। थ्री फोल्ड प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, टैक्स पेयर फ्रेंडनेस। तो ये तीनों कीवर्ड्स मेरे को बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने कहा ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी। कोई भी मान के चलो फिजिकल पॉलिसी पे हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, अपना गवर्नमेंट बजटिंग जो अपना है ना, एक पूरा क्या कहते हैं थीम, उसमें फिजिकल पॉलिसी पे या किसी पे भी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली बताया था कि इनकम डिपार्टमेंट है वो तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे: ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड फ्रेंडनेस। जो फ्रेंडलीनेस होती है ना टैक्स पेयर के साथ में, उससे इज्जत से बात करो। ऐसा नहीं है कि वो टैक्स पेयर है तो फिर उससे कोई इज्जत नहीं मिल रही है तो काय को पैसे देगा रे, क्यों देगा वो सोचेगा कुछ बचा लेते हैं, फिर वो पनामा पेपर्स की तरह कहीं बाहर जाके नए जात के तरीके ढूंढेगा और फिर उसको पैसे बचाने रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सम्मान दो भाई, उसके नाम से कोई रोड का नाम रखो, ठीक है ना, उसके नाम से किसी मतलब रोड के अलावा किसी अच्छी सी चीज का नाम रखो, जिससे लोग कहें, मतलब लोग को ऐसा रिवार्ड मिले कि हाँ अपन टैक्स सरकार में सबसे ज्यादा इस साल भरा, इसलिए अपन के नाम में ये रोड रखी है, या फिर कोई और चीज उसके नाम पे रखो, जिससे उसे लगे तो कि हाँ वो इतना सारा माल दे रहा है सरकार को, तो सरकार उसका कोई ध्यान दे रही है। अब भाई वो जो नॉर्मल ध्यान है वो तो आप दे नहीं पाते हो, ना ही आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी देते हो, ना ही उसके बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छा कुछ देते हो, ना ही उसको इतनी अच्छी रोड्स देते हो, ना ही कुछ दे ही नहीं पा रहे हो आप गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आदमी जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, रोड खराब है, नोची लगती हुई जाएंगी उसको, खड्डे में गिर के वो अपने दांत तोड़ेगा और फिर भी सबसे ज़्यादा टैक्स भरेगा, तो फिर वो सोचेगा चुरा ही लेते हैं टैक्स, टैक्स इवेजन करेगा। तो इन सब चीज़ों पे तो ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसे रिवार्ड दो। अब ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी माल चाहिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ, कि हॉस्पिटल्स और एजुकेशन को सुधारना इतना इजी नहीं है अभी इंडिया में। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। तो तीन चीज़ ध्यान रखनी है। तो मैं इसे कैसे याद रखता हूँ? तो ध्यान रखना है TOF, टॉप, TOI है ना टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मैं TOF कर लेता हूँ आई की जगह, टॉप। ध्यान रखना है ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड टैक्स पेयर फ्रेंडनेस। इन्होंने बताया है कुछ 5.3% टोटल पॉपुलेशन हमारी, अभी ये फर्दर पॉइंट मिल गया कहीं, कि टोटल जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसका केवल 5.3% लोग हैं जो ITR भरते हैं, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं। केवल 5.3%, मतलब हम भी नहीं देते, आप भी नहीं देते, फिर केवल कुछ ही लोग हैं वो देते हैं, उनके ही पैसों पे हम सब लोग अयाशियाँ कर रहे हैं। रीजन फॉर लो टैक्स, अभी क्या कारण है कि टैक्स बहुत कम आ रहा है? तो कारण क्या है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर। अभी आप देखोगे ना, केवल 2% लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 98% लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है ना। 98% में ऐसा कुछ देखा गया है 20 से 30% हैं जो फॉर्मल सेक्टर में हैं, और बचे हुए 60 से 70% लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है जहाँ उनकी सैलरी कैश में दे दी जाती है, ठीक है ना, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं आती है, उनका कोई PF नहीं कटता है, उनको कोई भी आगे बुढ़ापे के लिए पेंशन के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कोई उनका ऐसा कुछ जमा नहीं करते कि बाद में देंगे, बस दिहाड़ी की तरह आज जाओ 200 रुपये लिए, 200 रुपये लो निकलो, उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। फॉर्मल सेक्टर में क्या है, उनका रिकॉर्ड रहता है, उनके अकाउंट में सैलरी आती है, उनका PF कटता है, उनको सब कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, अभी वुमेन से मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, इधर कुछ नहीं। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको पैसा है, काम खत्म पैसा खत्म। समझ गए? ये सिस्टम है, 2% गवर्नमेंट और 98% प्राइवेट। प्राइवेट में भी इनफॉर्मल सेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो यही चीज़ इनका सबसे बड़ा रीजन है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसके चक्कर में क्या है कि भाई जब इन्फो लेबर बहुत ज़्यादा होगी तो वो तो टैक्स भरेगी नहीं ना, तो मतलब ये है कि जब पैसा आएगा तभी कुछ टैक्स बनेगा। टैक्स एग्जम्पशन फॉर एग्रीकल्चर, अभी ये भी एक बड़ा दिक्कत है कि एग्रीकल्चर में लोग ना, जैसे मान के चलो सुनील शेट्टी का एक एग्जाम्पल है, एक अमिताभ बच्चन जो बिग बी बोलते हैं उनको, शायद आप लोग जानते होंगे। तो अमिताभ बच्चन जी और सुनील शेट्टी जी ये क्या करते हैं, एक बड़े बड़े फार्म्स हैं इन पे 200 200 100 100 एकड़ के, उधर खेत में कुछ उगाते हैं और फिर टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग टैक्स बचाने के लिए सब कुछ खेल खेल रहे हैं। क्या बी आर फार्मर्स, भाई तुम फार्मर हो या एक्टर हो, साला अपन को समझ में ही नहीं आ रहा है। जहाँ हम फार्मर हैं
हमारे पास तो 1 एकड़ जमीन है क्योंकि हम मार्जिनल फार्मर्स हैं सब, और वो लोग उधर, तो इनको टैक्स बचा रहे। तो सब लोग यही कहते हैं कि जो बड़े फार्मर्स हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए। तो टैक्स जो अपना, और ऊपर से हमारी टोटल पॉपुलेशन का 60% अराउंड मान के चलो एग्रीकल्चर में घुसा रहता है, तो फिर टैक्स देगा ही कौन? वही 5.3% देंगे ना। तो ये रीजन भी है। तो पहला रीजन है वो लार्ज इन्फॉर्मल सेक्टर, सेकंड जो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता है, ये भी बड़ी दिक्कत है, और एग्रीकल्चर में 60% पॉपुलेशन घुसी हुई है। हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशन, अभी क्या है ना, वो बहुत सारे जो लोग ना टैक्स इवेजन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी स्लैब्स जो है टैक्स की, वो कुछ समझ में नहीं आती हैं और कुछ ज़्यादा है, तो उसको कम कर देना चाहिए, ऐसा सरकार कहती है। तो ये अभी रीजन पढ़ रहे हैं, तो हम बताएंगे हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशन, अबाउट 5 लाख केसेस पेंडिंग टू द कंट्री आर द बिकॉज ऑफ द टैक्स लिटिगेशन। अभी टैक्स लिटिगेशन का एक समस्या और है, ये भी देख लेते हैं। टैक्स लिटिगेशन का मतलब क्या है कि आधे से ज़्यादा केस पेंडिंग है कि कितना टैक्स लगना चाहिए था। जैसे एक वोडाफोन वाला केस बहुत फेमस था, वोडाफोन ने जो नीदरलैंड में कुछ अपना मैन ऑफिस बताया, कुछ ऐसा करके घोटाला कर लिया था कुछ 40,000 करोड़ के टैक्स का। तो ये ऐसे ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग है जिसमें आ नहीं पा रहा है कितना क्या करना चाहिए। और ऊपर से मैंने बताया ना सिलेब्स वाला एक दिक्कत है। तो रीजंस क्या क्या है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स को बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं। तो टैक्स को बाइंडिंग करने से पहले जानेंगे कि कर क्यों नहीं पा रहे हैं, रीजन क्या है। तो पहला रीजन है कि सेक्टर में इनफॉर्मल ज़्यादा है, सॉरी इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं लग रहा है, और लिटिगेशन बहुत डली हुई हैं, और इनके स्लैब्स थोड़े हाई हैं, इसमें सब लोग नहीं आ रहे। थोड़ा लो स्लैब्स कर दो और थोड़े लोग और आ जाएंगे। स्टेप टेकन बाई गवर्नमेंट वाइडनिंग द वेस्टिक्स, क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाई, और टैक्स पेयर फ्रेंडनेस, वही 3 कीवर्ड्स, इन सब से हो सकता है कि वो पैन कार्ड का अकाउंट से कनेक्ट करवा दे, उधर सब पुअर ही कनेक्ट हुए तो कुछ फायदा नहीं हुआ खास। फर्दर मेजर्स टू ब्रॉडनेस द टैक्स, और कैसे ब्रॉड कर सकते हैं, सेपरेट अथॉरिटी फॉर सेटल टैक्स डिस्प्यूट। अभी जो मैंने बोला था ना लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो टैक्स जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उसके लिए कोई एक अलग अथॉरिटी बनाओ और वो सारी टैक्स डिस्प्यूट पे ही काम करे, तो थोड़ा सा जल्दी काम होगा और टैक्स को बढ़ेगा। इंक्लूजन ऑफ हाई इनकम एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, अभी मैंने बोला ना अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, उन सबसे पैसे मांगो कि आप किसान नहीं, आप एक्टर हो, पैसे दो। इंक्लूसिव ऑफ मोर टेक्नोलॉजी, और नई जात की टेक्नोलॉजी लगाओ जिससे कि एग्जैक्ट टैक्स एवेजन बचा जा सके। कंक्लूजन, वही 3 शब्द लिखो, इन पे वर्क करेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी और फ्रेंडनेस। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2023। अभी जन विश्वास क्या है, जन विश्वास का मतलब जनता क्या करे, विश्वास, जनता जो विश्वास करेगी उसी को क्या कहते हैं, जन विश्वास। तो जनता के विश्वास के लिए ही, अभी जनता विश्वास कैसे करेगी, उसको थोड़ा अच्छे से माल दो, माल दोगे जनता तुरंत विश्वास कर लेगी, माल नहीं दोगे तो जनता कोई विश्वास नहीं करेगी। तो क्या है ना, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023 एक बिल पेश किया गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। बूस्ट टू ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी क्या है ना, ये इसलिए आया है कि ईज ऑफ लिविंग है ना, ईज ऑफ डूइंग है, उनको बढ़ावा मिले, उसे इंक्रीजमेंट मिले, इसलिए इसको लाया गया, ठीक है ना। तो की हाईलाइट क्या है बिल के, अभी देखो जनता विश्वास कैसे करेगी, जिसमें जनता का फायदा होगा। अभी मैंने बोला ना माल वाली बात, जहाँ जनता का फायदा हो जाएगा जनता तुरंत तुम पे विश्वास कर लेगी। जनता को तुमसे फायदा नहीं हो रहा है तो जनता तुम पे विश्वास नहीं करेगी। इसीलिए तो मोस्टली टाइम देखते हो ना आप इलेक्शंस में, जो लोग दारू, चिकन और वो सारी बांटते हैं, पैसे देते हैं, लोग वोट उन्हीं को देते हैं क्योंकि वो उनका विश्वास जीतते हैं पैसा देके। डिक्रिमिनलाइजिंग द अराउंड 190 ऑफेंस अक्रॉस 40 लॉ। अभी वो इतने सारे जो एक्ट थे ना, उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि तुम कुछ भी करो, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें हर तुच्छी सी बात के लिए जेल में जाना पड़ेगा, तो डिक्रिमिनलाइज कर दिए, ठीक है ना। इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, मीडिया, इंडस्ट्री, इन सब से रिलेटेड, तो फिर लोगों को भरोसा होगा, हाँ ये तो मस्त सरकार है क्योंकि इसने तो अपन का जो बार बार हम जेल में जा सकते थे उससे बचा लिया। कन्वर्ट सेवरल फाइन्स इनटू पेनल्टी, बहुत मोटे मोटे फाइन्स थे जिसपे 1 लाख रुपए का फाइन है, ठीक है ना, उसको आप पेनल्टी बना दी, 10,000 की पेनल्टी भरो और मस्त मौज काटो। रिमूवल ऑफ ऑफेंस एंड पेनल्टी इन इंडियन पोस्टल ऑफिस एक्ट। अभी इंडियन जो पोस्टल एक्ट था उसकी सारी की सारी ऑल पेनल्टी भी हटा दी, और जितने भी ऑफेंसेस थे वो सारे रिमूव कर दिए गए, तो फिर लोग और फ्री हो गए, एकदम मस्त मौज लो और अचानक जन विश्वास बनाओ, और आप ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग को इंक्रीज करो।
चेंज इन ग्रीवेंस रेड्रेसल अपीलेट मैकेनिज्म टू अपॉइंट द वन और मोर एडजस्टमेंट ऑफिसर। फिर ये इन्होंने एक क्या किया है कि एक पूरा ऐसा कमिटी बना के रखा है, उसके हिसाब से पूरा ये एडजस्टमेंट करेंगे। हाउ डू लॉ पॉलिसी हेम्पर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो ये कारनामे करे हैं, डिक्रिमिनलाइज कर दिया, और जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था उसमें सारे ऑफेंस पेनल्टीज को रिमूव कर दिया, इनसे ईज ऑफ डूइंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यदि ये कैसे जाके इंक्रीज होंगे वो देखा। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, जो पहले इधर जाओ उधर रिपोर्ट फिल करो, उधर इंसेप्शन करवाओ, ठीक है ना, ये सब कुछ मल्टी कंपनी में जाओ तो ये सब कुछ अब नहीं होगा। एकदम मस्त से जाओ और जाके अपना काम करो। क्लोज टू इम्प्रिजनमेंट, अभी वो हर तुच्छी बात के लिए आपको जेल जाना है, वो नहीं है तो फिर आप अच्छे से काम कर पाओगे। लैक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना, जो प्रोपोर्शनलिटी होती है ना, उस पर इन्होंने काफ़ी से ध्यान दिया गया। ओवरलैपिंग ऑफ क्रॉस पर्पल लॉज, लीगल एंड पॉलिसी, मतलब जब जब भी कोई चीज़ होगी ना, मोस्टली टाइम पे क्या होता था ना कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लग जाते थे, जब दिल करे तब ये बदल देते हैं और बैंक में जाके टैक्स लगा देते थे, तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा अच्छे से काम होगा। हाउ डज द बिल बिल हेल्प, अब बिल तो हेल्प करेगा ना कि रेशनलाइजेशन, जो अपना क्रिमिनल प्रोविजंस थे ना उनको माइनर टेक्नोलॉजी के हिसाब से कम कर दिया जाएगा। इस्टेब्लिशिंग प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना, ईज ऑफ लिविंग को काफ़ी बढ़ा देगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, दोनों हिसाब से। पीवोट क्या हो सकते हैं, प्रोसीजरल सेफगार्ड, रेगुलेटरी इम्पैक्टमेंट और सनसेट क्लोज। तो हम लोगों ने इसमें क्या है, इसमें मोस्टली ना मेरे को कुछ खास नहीं लगा, ना ये मेंस के लिए अच्छा है, ना मेरे को पीटी के लिए अच्छा लगा। अभी इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, जन विश्वास है तो ध्यान रखना है कहीं पे भी ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग, मोस्टली ईज ऑफ डूइंग का कभी कोई पॉइंट लिख रहे हो ना तो उधर एग्जाम्पल में डाल देना, जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसमें वो डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने की कोशिश करें, बस इतना काम करें। तो ये कहाँ यूज कर सकते हो, ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कहीं पे भी तो कीवर्ड लिख रहे हो तो हाँ एग्जाम्पल में डालो कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल जो ये काम कर रहे हैं, बाकी और कोई काम करनी। गिग वर्कर एंड गिग इकोनॉमी, ये मेंस में पीवाईक्यू पूछा गया है, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इस पर बातचीत की है। तो सबसे पहले देखते हैं गिग इकोनॉमी क्या है। गिग इकोनॉमी एंड गिग वर्कर, गिग इकोनॉमी इज ए फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्परेरी पोजीशन आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिपेंडेंट वर्कर फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। मोस्टली क्या है कि एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे लोगों को ना टेम्परेरी, ठीक है ना, टेम्परेरी काम के लिए, जो भी काम होगा टेम्परेरी काम के लिए ज्वाइन कर लेते हैं या अपॉइंट कर लेते हैं, और जैसे ही उनका प्रोजेक्ट खत्म और उनको निकाल के भगा देते हैं, बस सिंपल यही है। तो गे इकोनॉमी इज ए फ्री मार्केट सिस्टम, एकदम फ्री है, कभी भी किसी को लो कभी किसी को निकाल दो। टेम्परेरी पोजिशन आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडिपेंडेंट वर्कर, एकदम इंडिपेंडेंट होता है, और जब चाहोगे तब कोई मतलब यहाँ पे ऐसी वो नहीं रहते हैं प्रोविजंस इसमें कि आपको रखा ही रखा जाएगा कुछ दिन के लिए, जब काम खत्म तब। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जोमेटो के जो क्या कहते हैं डिलीवरी बॉय रहते हैं, ओला उबर के क्या कहते हैं ड्राइवर्स रहते हैं, ये सब इनके एग्जाम्पल। डाटा इसका एक है मस्त फैक्ट, इंट्रो में यूज कर सकते हो। 77 सॉरी माफ करिए, 77 लाख वर्कर्स इन इंडिया वर एंगेज इन द गिग इकोनॉमी, लगभग 77 लाख लोग गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं इंडिया में। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा फैक्ट लगा, वो अपनी फैक्ट बुक निकालो और वहाँ पे जाके लिख लो इसे कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, गिग इकोनॉमी कहाँ कहाँ आ सकती है। सोसाइटी में आया हुआ है क्वेश्चन, पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड में इकोनॉमी में पूछ सकता है ये कि गिग इकोनॉमी क्या है और गिग वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है क्या नहीं। उन्होंने वहाँ वुमेन्स के ऊपर पूछा था, तो वही कुछ 2-4 पॉइंट मिल जाएंगे आपको वुमेन्स के ऊपर भी लिखने पे। 36% वुमेन पार्टिसिपेशन इन 2022 विच इंक्रीज इन द फ्रॉम 80% इन 2000। इंट्रो जब भी वुमेन पे अभी पूछेगा कि गिग इकोनॉमी वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन था जो अपना प्रीवियस ईयर है, तो आप इंट्रो में यहीं से बता सकते हो 36% वुमेन पार्टिसिपेशन इन 2022 विच इंक्रीज फ्रॉम द 80% इन 2018। अभी कैसे क्या कहते हैं जो है वुमेन एम्पावरमेंट में फ़ायदा करेगा, तो बता दो आप कि ये वुमेन्स एम्पावर होंगी, थोड़ा पैसा कमाएंगी, रेवेन्यू बनेगा, ठीक है ना। अभी उनको जैसे जोमेटो है, जोमेटो का एग्जाम्पल दो, उसने ना बोला था कि जब वुमेन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उस टाइम पे उनको छुट्टी दिया जाएगा,
जितने दिन होता है, 4 दिन शायद 5 दिन, तो उस हिसाब से इन्होंने बोला था उनके लिए और भी सुविधाएं की जाएंगी। तो ये सब चल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, ये इकॉनमी क्या है, एक फुल ऑफ फ्री मार्केट है, उधर कभी भी आके ज्वाइन कर लो, कभी भी दिल छोड़े तो छोड़ जाओ, तुम छोड़ जाओ या तो फिर वो छोड़ा देगा आपको। तो रीजन फॉर इंक्रीज गिग इकॉनमी, ये बड़ा क्यों है, वाइड स्पीड एक्सेस टू इंटरनेट। अभी इंटरनेट आने से ना काफ़ी इंक्रीज हो गया है, बहुत फ्रीलांसर्स बन चुके हैं। द रैपिड ग्रोथ इन द स्टार्टअप एंड इकोसिस्टम, अभी बहुत सारे, अभी जब से शार्क टैंक आया है तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मोस्टली टाइम पे जो गिग वर्कर्स रहते हैं उनकी। इंट्रोऑपरेटरी इन द प्लेटफॉर्म, राइजिंग डिमांड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। इधर क्या है ना, 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके बाद आपको भगा दिया जाएगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं गिग इकोनॉमी में, पहले सिग्निफिकेंस देखते हैं फिर चैलेंजेस देख लेंगे। अभी ये फायदे क्या हैं गिग इकोनॉमी के, टू कंज्यूम, टू एम्प्लॉय, टू द कंट्री, टू द एम्प्लॉय। अब ये 4 तरीके से लिख सकते हो अलग अलग सब हेडिंग डाल के, पहले डालो सिग्निफिकेंस ऑफ गिग इकोनॉमी, फिर उसमें डालो टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या फायदे हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम में, जब उसका काम मन करेगा तब काम करेगा, नहीं मन करेगा तो मौज काटेगा, सोना बाबूगिरी करेगा। इनेबल रिमोट वर्किंग, ठीक है ना, प्रोवाइड वर्क लाइफ बैलेंस। अभी क्या है ना कि मस्त 6 घंटे काम करेगा, फिर मस्त 5 घंटे बाबू को मारेगा, तो वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगी। ये एम्प्लॉय को फायदे दो हैं, दो मेरे को याद रहते हैं, बीच वाला मेरे को याद नहीं रहता है, तो मैंने पहला चीज़ तुम्हें सिखाया ना कि वही चीज़ पढ़ो जो तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, वो मत पढ़ो जो प्रोड्यूस कर सकते हो, वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो कभी लिख नहीं पाओगे तो कोई मीन्स नहीं है। ये मेंस की बात कर रहा हूँ, पीटी में तो तुम्हें अब कुछ न कुछ करके रट्टा मारना पड़ता है ना भाई, तो यहाँ मत करो। तो ध्यान रखो, एम्प्लॉय के हिसाब से क्या कर सकते हो, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग, मस्त जब दिल करेगा तब काम करो, नहीं करेगा तो मनाली चले जाओ। सेकंड, प्रोवाइड वर्क लाइफ बैलेंस, वो 6 घंटे काम किया फिर बाबू को लेके मूवी देखने गए। अभी एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा करता है कि जब यहाँ कंपटीशन है तो लो कॉस्ट वर्क लेबर मिलती है। अभी जो 600 रुपये में काम करवाते परमानेंट रख के, वहाँ 400 रुपये में 26 जात का आदमी घूम रहा है। डाइवर्स पूल ऑफ लेबर, वही बोला ना, बहुत अलग अलग जात का आपको लेबर मिल जाएगा जो अलग अलग स्किल्ड भी होगा। तो एम्प्लॉय के लिए आपको फ़ायदे दो मिले, लो कॉस्ट रहता है, ये एम्प्लॉयर को फ़ायदा है। अभी टू कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा है, कंज्यूमर्स को ये फ़ायदा है, प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विस। अभी कोई भी सर्विस है वो पर्सनलाइज मिलती है। अभी जोमेटो वाला आपके घर पे पर्सनली खाना दे के जाता है ना। सेव टाइम एंड मनी, आपका टाइम भी बचता है, मनी भी बचता है। अब कंट्री को क्या फ़ायदा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सब द नीड ऑफ वेरियस सेक्टर्स द सोसाइटी, हेल्प स्टार्टअप ऑफ टू थ्राइव, बूस्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, स्टार्टअप्स को मौज आ रही है क्योंकि उन्हें सस्ते वर्कर्स मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट्स इंक्रीज हो रहा है, इसमें सरकार को भी मज़ा आ रहा है। तो ये कंट्री लेवल पे, तो यहाँ शुरू करो, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, कंज्यूमर, फिर कंट्री। अभी चैलेंजेस के हैं, जॉब इनसिक्योरिटी, भाई वो आज ही मैं जॉब ज्वाइन किया और 4 दिन बाद भी हमें लात मार के मेरा बॉस भगा सकता है, जिससे क्या है अनस्टेबिलिटी बनती है मार्केट में। इनकम अनस्टेबिलिटी, भाई मेरे को 2 महीने तो पूरा 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था, सपोज दैट, फिर अचानक मेरे को पैसा नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करेगा, गांव भागना पड़ेगा। इनकम का अनस्टेबिलिटी है। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, अभी मेरा कोई सैलरी नहीं देता तो मैं कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मालिक है मेरा, नहीं देगा तो नहीं देगा ना। कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, हमारा पीएफ भी नहीं मिलता। अनइक्वल बार्गेनिंग पावर, अभी क्या है ना, इतना कंपटीशन है कि मैं बोलेगा 250 रुपये में तो मांगता है, पर बोलेगा चल भाग, 200 रुपये में सामने खड़ा है दूसरा, तो वो 200 में करेगा, फिर एक दिन आ जाएगा एक आदमी वो 150 में ही करने लगेगा, तो हम बार्गेनिंग नहीं कर पाते। पेमेंट इशू वो मैं बता चुका हूँ, पैसे मार लेते हैं। ट्रेनिंग एंड अप स्किलिंग, अभी लोग फिर पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे थे, तो अभी जोमेटो स्विगी में डिलीवर कर रहे हैं, कोई स्किल तो वहाँ अर्न नहीं कर रहे हैं, ये भी एक समस्या है। सोशल स्टिग्मा, ठीक है ना, इज्जत वाला, कि वो डिलीवरी बॉय है और फिर वो क्या कहते हैं, उसकी इज्जत क्या है, कुछ इज्जत नहीं है, सामने खड़ा है, तो ये भी एक समस्या है। बिफोर क्या कर सकते हो, रिकग्नाइज द गिग वर्कर्स अंडर लेबर लॉ, प्रोवाइड अस्यूम मिनिमम अर्निंग, मतलब कोई ऐसा फिक्स कर दो कि 300 रुपये से पर डे से आप नहीं भी जा सकते। प्रोवाइड टाइम बेस्ड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी दो, ऐसा नहीं है पीएफ वीएफ लो उनसे और उनको सोशल सिक्योरिटी दो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग असिस्ट टू फाइनेंस। तो क्या है इसमें, हमने पढ़ा गिग इकोनॉमी क्या होती है। सबसे पहले गिग इकोनॉमी, तो हमने देखा एक फ्री मार्केट रहता है जहां आदमी आके टेम्परेरी टाइम पे काम ढूंढता है, काम उसे मिल जाता है और कभी उसे निकाल सकता है।
इसके फायदे क्या हैं पॉजिटिव फायदे? हमने देखा था एम्प्लॉय को भी हैं, एम्प्लॉयर को भी हैं, कंज्यूमर को भी हैं और कंट्री को भी हैं। नुकसान क्या है? वो सारे नुकसान जो है वो केवल और केवल एम्प्लॉय को है। जब भी चैलेंजेस लिखने होंगे तो केवल एम्प्लॉय को, कोई लीगल नहीं है, पैसे मार लेते हैं लोग उसके, ठीक है ना। सोशल स्टिग्मा है, लोग इज्जत नहीं करते डिलीवरी बॉय की, ट्रेनिंग अपस्किलिंग नहीं हो पाती है उनकी। ऐसे ही 5-6। ओके, बिफोर क्या कर सकते हो कि इनको भाई पेमेंट मिले, इसलिए कोई मतलब लीगल रेगुलेशन लेके आओ, उनको सोशल सिक्योरिटी दो। ओके, ऐसे ही ज्ञान गंगा पा दो। बोल बच्चन टाइप का टॉपिक है, काफ़ी इजी था। आप इसके बाद में PYQ भी सॉल्व कर सकते हो जाके। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI। अभी मैंने बोला था ना कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, FDI। FPI कतई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा अभी। इन दोनों में पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं ना, तो इजीली हम आगे सब कुछ कर पाएंगे। कंपैरिजन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI एंड FPI। अभी FDI FPI में क्या है? जो अपना FDI होता है ना, वो एक्टिव इन्वेस्टर होता है, और FPI में पैसिव इन्वेस्टर होता है। कैसे? FPI में क्या होता है कि मान के चलो ये है अपना कालू, इसका कोई कंपनी है, और ये है टॉम क्रूज। टॉम क्रूज ने कालू को पैसा दिया, कालू 5 करोड़ रुपए, और इसने क्या किया, आके यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी बॉन्ड शेयर में, किसी में भी, ठीक है ना। तो क्या है, ये तो पैसिव है ना, काम तो ये कर रहा है, और इसके बाद इन्हें तो कुछ नहीं करना है, तो एकदम अपने आप शेयर बढ़ जाएंगे तो मस्त मौज से पैसा बन जाएगा, बॉन्ड बढ़ जाएंगे तो पैसा बन जाएगा। तो ये क्या है, पैसिव है। इसमें क्या है, इसमें सीधा पैसा लगा होता है कंपनी में, तो फिर वो एक्टिव रहता है, बोर्ड का मेंबर बनेगा, कुछ करेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इनडायरेक्ट होता है, मैंने बताया कैसे। हाई कंट्रोल रहता है, मैंने बोला बोर्ड बोर्ड में जाएगा। वेरी लो कंट्रोल रहता है, लॉन्ग टर्म रहेगा। अभी तुमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर एकदम में तो कंपनी आपकी आसमान में छू नहीं जाएगी, दूध दूध घी की नदियाँ नहीं बहा देगी कि आप एकदम बहुत पैसे वाले हो जाओ। तो उसे लॉन्ग टर्म में चाहिए, ये शॉर्ट टर्म। आज शेयर बढ़ा तो कल बेच देंगे। फिजिकल असेट ऑफ द फॉरेन कंपनी, हाँ भाई, जब हम अपनी कंपनी बनाएं तो कुछ माल भी बाहर चलाएंगे। फाइनेंशियल असेट, केवल पैसा पैसा देते हैं और कुछ नहीं देते। ये डिफिकल्ट है, ये रिलेटिवली इजी है, ये स्टेबल है, और ये वॉलेट बहुत ही वॉलेटाइल है। मतलब एकदम आए आज कल छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ना FTI और FPI में। तो FPI थोड़ा खतरनाक है, इसीलिए इसको क्वेश्चन में भी नहीं पूछा गया अभी तक, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, वॉलेटाइल है। और रिलेटिवली मतलब वॉलेटाइल होने के साथ साथ ना, ये बहुत ही ज़्यादा पैसिव रहता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और एकदम तुरंत ही वॉलेटाइल होने की वजह से ना इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ये नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहता है, लॉन्ग टर्म है, और ये बहुत शॉर्ट टर्म है। तो अभी रेवी ने, सॉरी, सेबी ने क्या किया है, जो पोर्टफोलियो वाले हैं ना, FPI वाले, इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं कि इनको कैसे रेगुलेट किया जाए। कि कंसंट्रेशन इन्वेस्टमेंट होता था इनका, कि मोस्टली टाइम पे ये क्या करते हैं, एक ही किसी कंपनी में पूरा पैसा लगा देंगे, एक में ही सारा माल डाल देंगे, कोई अच्छी कंपनी लग गई, और जैसे ही उससे माल निकालेंगे ना तो कंपनी एकदम नीचे आ जाएगी ना। तुम खुद सोचो कि जब माल डाला तो कंपनी एकदम ऊपर गई, फिर माल निकाला तो एकदम कंपनी नीचे आ जाएगी। इससे क्या है ना, पूरा कंपनी का सब कुछ अनस्टेबल हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। ये एक दिक्कत है। अभी एक क्वेश्चन आपको लिखना है, हाउ FPI इम्पैक्ट मार्केट एंड करेंसी। जो आपका FPI है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो मार्केट और करेंसी पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, कमेंट में लिखना यार, ट्राई करके देखना। आप इधर से ही लिख सकते हो, क्या डाल सकते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल नहीं होता, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आज पैसे लेके भाग जाएंगे, ऐसा करके दर दर से ढूंढ के आप लिखोगे। तो अभी इशू क्या है, वो मैंने बोला ना, कंसंट्रेशन इन्वेस्टमेंट होता है, एक ही कंपनी में सारा माल डाल देते हैं, जिससे कि रिस्क बढ़ जाता है मैनिपुलेशन का। मैंने बोला ना, जैसे मान के लो ये कोई एक्स कंपनी है, और यहाँ पे टॉम क्रूज है। टॉम क्रूज की अभी अभी क्या कहते हैं, जो थी ना मूवी, बहुत चली, तो उसने क्या किया, 10,000 करोड़ किसी एक्स कंपनी में दे दिए। फिर उसने कहा, एक महीना हुआ कि अरे नहीं, मेरे को तो दूसरा इसका मतलब पार्ट बनाना है, तो इसलिए तुरंत पैसे निकाल दिए। तो क्या होगा, ये कंपनी मैनिपुलेट हो सकती है।
जिस दिन डाले थे उस दिन इसके शेयर बढ़ जाएंगे और एकदम निकाले तो शेयर खत्म हो जाएंगे। तो हमारा जो बीच का चुच्चा मुच्चा जो इन्वेस्टर है वो तो डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है ना। तो ये समस्याएं बन रही थी। फिर इसने क्या किया, सरकम्पिटेटिव ऑपरेशन जो अपना PN3 स्टेपुलेशन है उसको देखा थोड़ा सा। तो अभी दिक्कतें यही दो मेरे को दिखी कि वो कंसंट्रेशन होता है, रिस्क ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन होता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। अभी जो P3 है ना, प्रेस नोट 3, इसमें क्या है कि जो बाजू का कोई भी हमारा कंट्री है जैसे पाकिस्तान है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता FPI में। ये वाली बात उन्होंने बताई है। ठीक है ना, कोई भी बाजू का कंट्री हमारे FPI में, फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वो लोग हम लोग को कैसे भी कैसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों को हमने बाहर भगा दिया, पाकिस्तान नहीं करेगा। तो अभी सेबी ने क्या प्रपोजल दिए हैं वो देखते हैं। तो सेबी ने कुछ नहीं कहा है, वैसे भी कोई काम का नहीं लगा मेरे को। मैंने बोला FDI ज़्यादा ध्यान में देना है कि लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, ऐसा कैटेगराइज करके रखा है कि कौन सा लो रिस्क है, कौन सा मॉडरेट रिस्क है, कौन हाई रिस्क है, और उसी हिसाब से उनको इंटरेस्ट या शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सॉरी, एनहेंस ट्रांसपेरेंसी मेजर्स टू हाई रिस्क। अभी जो हाई रिस्क हैं तो उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी मेजरमेंट करने के लिए। और भी एडिशनल डिस्क्लोजर दिए जो हमारे कोई काम के नहीं। तो इसको जल्दी से रिकैप करें तो क्या होगा। तो हमें रिकैप करने लायक है FPI वर्सेज FDI। बाकी कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि ये एक ही कंपनी में लगा देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं, और अपना प्राइस मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्योंकि आप ज़्यादा पैसा डालोगे कंपनी में तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे शेयर के, और निकाल दोगे तो प्राइस घट जाएंगे। तो फिर वो आप जो छोटे छोटे इन्वेस्टर रहते हैं जो उनको बर्बाद कर दोगे। सेबी ने क्या किया, उसको डिवाइड करके रखा है कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, उसी हिसाब से उसको लाना है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट क्या है? कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट जो है ना, वो एक बॉन्ड मार्केट होता है। देखो, कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट का दूसरा नाम है बॉन्ड मार्केट, फिक्स इनकम मार्केट, क्रेडिट मार्केट। मतलब इतने पूजा के आशिक नहीं थे ड्रीम गर्ल में जितने कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट के नाम हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है, कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फिक्स इनकम मार्केट, क्रेडिट मार्केट। अभी क्या है मैं समझाता हूँ। ये अपना भाई कालू, और ये है कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी आदमी हो सकता है। ये मान के चलो XYZ करके कुछ ही मान लो। अभी क्या करेगी, इसने बॉन्ड लॉन्च किए। ठीक है ना, अब ये बॉन्ड ये ले लेंगे तो बॉन्ड में क्या होगा, एकदम फिक्स इनकम रहेगा। मान के चलो इन्होंने 2% उसको रखा कि सालाना 2% देंगे, तो 1 लाख का सालाना मतलब 2,000 रुपये पर साल ये देंगे इसको। मिनिमम मान लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है, एकदम फिक्स हो गई ना, एकदम फिक्स है, इसलिए फिक्स इनकम मार्केट कहते हैं। क्रेडिट मार्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस आदमी ने इससे उधार लिया है, क्रेडिट तो लिया है, उसका इंटरेस्ट भर रहा है, इसलिए इसे क्रेडिट कहते हैं। बॉन्ड मार्केट क्यों है, क्योंकि इसमें बॉन्ड निकाल रहे हैं, इसलिए बॉन्ड मार्केट कहते हैं। डेप्ट मार्केट क्यों है, क्योंकि इस आदमी ने जो अपनी XYZ है, इस अपने कालू से डेप्ट लिया है, कर्जा लिया है, इसलिए इसे डेप्ट मार्केट कहते हैं। तो नाम आप समझ गए क्यों, क्योंकि ये जो XYZ कंपनी है ये डेप्ट ले रही है तो डेप्ट मार्केट, क्रेडिट ले रही है तो क्रेडिट मार्केट। फिक्स इनकम क्यों है, क्योंकि सालाना पे इंटरेस्ट देते हैं 2%, तो 2% ही होगा, तो इसलिए फिक्स इनकम मार्केट हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये नेचर क्या रहेगा, तो आपको, मेरे को लगता है अब यहाँ से ना आप पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा आर्टिकल समझ गए कि कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट क्या होती है, जहाँ पे बॉन्ड्स को रिलीज किया जाता है और लोग उन्हें परचेज करते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट रहेगा उस पर वो लोग लेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है कॉर्पोरेट मार्केट के, यहीं से कुछ समझते हैं मेंस के लिए कि इन्वेस्टमेंट नीड। अभी लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो कंजम्पशन ड्रिवन टू एन इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी। अभी वो खाने की बजाय सेविंग करेंगे, अभी सब कंजम्पशन कर लेते हैं, खा पी के मस्त खत्म करते हैं। तो वो अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड लेंगे तो थोड़ा उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा और थोड़ा सा उनका पैसा बढ़ेगा। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का थोड़ा एलोकेशन हो जाएगा। बैंक्स पे जो ज़्यादा बोझ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग बॉन्ड से पैसा उठा लेंगे। हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट,
अभी जो जितने भी कॉरपोरेट है ना, उनकी बैलेंस शीट की थोड़ी औकात पता चलेगी कि कैसी हेल्थ है, वो कहीं डूबने वाला तो नहीं है। तो ये सब कुछ पता चलता रहेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एसएमई। अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि अलग अलग तरीके से माल मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जाओगे आप, और जाने के बाद आप अपना बॉन्ड निकालोगे तो आपको इजीली माल मिल जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो मैंने बोला ना, असेस्ट लाइबिलिटी मिसमैच ऑफ बैंक्स। बैंक्स के साथ में क्या है ना, एसेट्स नहीं मिलते हैं, कभी ये कभी वो। तो उससे अच्छा है कि यहाँ से आप इजीली अपना पैसा उठा सकते हो। अभी इशू क्या है कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट में, कि क्रेडिट रेटिंग, सही क्रेडिट रेटिंग नहीं होती। अभी पता चला कि अडानी की कंपनी थी, उनकी क्रेडिट रेटिंग थी ना, वो बहुत हाई थी। फिर जब से उनके ऊपर ये सब कांड हुआ तो उनका रेटिंग कम गिर गया। पहले तो ये जितना चाहते थे उतना माल उठा लेते थे। इवन इन्होंने कुछ बताया भी था, 20 ट्रिलियन या फिर कुछ माल ये उधार लेने वाले थे, लेकिन वो बीच में रुक गया। मोड ऑफ इशुएंस, क्या है ना, मोस्टली टाइम पे ना जो कॉर्पोरेट बॉन्ड रहते हैं वो सिलेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ही मिलते हैं। ओपन जो मतलब कोई एरा गैरा अपन जैसा लोग नहीं ले सकता। जो वहाँ सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट है उन्हीं का पैसा लगेगा, और फिर वही अपना साला अपना जीजा जैसा काम चलता है। लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, अभी क्या एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज मार्केट इंडिकेटर, उसका कोई ऐसा कुछ स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिक्विडिटी है ना, वो खुल के नहीं आती है शेयर मार्केट जैसी। डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मोस्टली वहाँ पे क्लियरिंग ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेबी, वहाँ पे गवर्नमेंट की ही ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम चलती रहती हैं, प्राइवेट की कम आती है। तो गवर्नमेंट ही अपने बॉन्ड निकालता रहता है। तो हमने देखा सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सारा माल आएगा वहाँ पे, बैंक का जो बैंक पे रिलायंस है वो कम हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इशू क्या है, क्रेडिट रेटिंग नहीं अच्छी सी होती है, किसी को भी ट्रस्ट नहीं होता है, और फिर वो समस्या हो जाती है। मोड ऑफ इशुएंस नहीं है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट एंड इन्फॉर्मेशन। तो अभी क्या है कि वहाँ पे जो भी मार्केट में अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, वो सबको दो, इन्फो दो। ब्रॉड एंड इन्वेस्टर बेस, वो हमें भी दो, केवल अब इधर ही सिलेक्टिव लोगों को नहीं, सबको दो। क्रेडिट रेटिंग अच्छी करो, जो चैलेंजेस थे ना वही सब बेफॉल्ट बन गए। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, अभी ये क्या है, तो ये मेरे को कुछ खास लगा नहीं। इसमें सिर्फ ये पता होना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, जो एसेंशियली इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी में काम आते हैं। ओके, तो इन्होंने यही बताया कि रिमूविंग द डिस्टिंक्शन ऑफ कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस, रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर माइन। अभी ये कैप्टिव और मर्चेंट माइंस क्या होती है, कैप्टिव माइंस वो होती हैं जो माइनिंग करती हैं। मान के चलो कॉल का माइनिंग किया उन्होंने, वो पूरा कॉल अपनी कंपनी में ही चला देंगे, उसे बेचेंगे नहीं, उनको कहते हैं कैप्टिव माइन। जो माइंस बेचती हैं कोयले को, मतलब खोद के, उन्हें कहते हैं मर्चेंट माइंस। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने उन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन था उसको रिमूव कर दिया। तो ये अमेंडमेंट कुछ खास नहीं लगा मेरे को। नीड फॉर फर्दर रिफॉर्म, अभी तो हुए ही थे फिर भी मतलब नीड होगी तो फिर कैसे काम चल पाएगा। अभी तो करे हैं तो अभी कैसे नीड हो गई, लेकिन फिर भी नीड तो है। एफडीआई रिसीव इन माइनिंग सेक्टर लिमिटेड, मज़ा नहीं है इसमें, क्योंकि इधर वो माइनिंग सेक्टर में कुछ ज़्यादा, कभी इन्वायरमेंट में कभी वो हजार लोचे रहते हैं। फिर उसमें क्या है ना, जल्दी से मिलता नहीं है कि हाँ ठीक है ये काम करो। इसलिए लोग मस्त जाके सॉफ्टवेयर में और वो सब कामों में जाके एफटीआई लगा रहे हैं कंप्यूटर्स में। फीचर्स ऑफ बिल, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिलेगा, एक कार्ड दिखाओ और उसके बाद में पूरा करो, 5 इयर्स का रहेगा ये। इम्प्लीकेशन क्या होंगी, कि वो इम्प्लीकेशन हमेशा क्या होता है कि प्राइवेट पार्टनर से पार्टनर को बढ़ाओ, ये सब काम करो। ठीक है ना, और कुछ खास है नहीं। अभी दो स्कीम्स हैं, वो एक मनरेगा, ठीक है ना, और एक और स्कीम है, तो वो स्कीम्स को आप खुद पढ़ सकते हो, कुछ खास है नहीं उनमें, बाकी मैं करा दूंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक देखते रहो इसे लेजी क्लासेस को। थैंक यू, खुदा हाफिज़, ओवर एंड आउट।